वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द ज्योग्राफी ऑफ Recording एमसी in बोर्ड। progress. तो गाइस, हम लोग फिर से मिल रहे हैं हमारे नए यूट्यूब लेक्चर पे, जिसमें हम लोग देख रहे हैं पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के। राइट, हम लोग ने लास्ट 2 वीडियोस में क्या किया है, 2 चैप्टर्स, 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से हैं? वो है आपका क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज और क्लाइमेट और सॉइल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज। और लास्ट टाइम हम लोग ने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हम लोग ने पढ़े थे सारे मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज। राइट, आज हम लोग क्या देख रहे हैं? आज हम लोग फिर से नए 3 चैप्टर्स लेके आएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है कन्वेंशनल एनर्जी, दूसरा है आपका क्या कहते हैं, दूसरा है आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, और तीसरा है वेस्ट मैनेजमेंट। ये तीनों चैप्टर्स इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि एमसीक्यूज में क्या होता है कि आपको पता है कि 5 चैप्टर्स आप कोई प्रिपेयर कर रहे होगे ज्योग्राफी के लिए, बट द थिंग इज दैट आपको ये चीज देखनी है कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करना है। राइट, अच्छा ओके, अभिनंदन जस्ट लेट मी नो कि आपको आवाज आ रही है कि नहीं। एहसान ऑल्सो यस सर, आ रही है। आ रही है? ठीक है। अच्छा, कल जो पढ़ाया था उसमें कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं? एहसान तुम्हें? ठीक है, ओके। ओके मोहम्मद आसिफ, हेलो। ओके भावेश महाजन, हेलो हेलो हीरो। चलो चलो चलो, तो ठीक है, ओके। ओके एहसान, ठीक है। तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई बात नहीं। अगर कोई दिक्कत होगी ना तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, फिर से डिस्कस कर लेंगे। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 3 चैप्टर्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। वेस्ट मैनेजमेंट, आपको पता है कि वेस्ट मैनेजमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखोगे वेस्ट मैनेजमेंट से एमसीक्यूज तो आएंगे ही आएंगे, बट वेस्ट मैनेजमेंट एक पर्टिकुलर सेक्शन भी आता है जिसमें आप देखते हो 10 मार्क का क्वेश्चन होता है, वो बहुत ही आसान होता है। राइट, आप लोगों ने वन शॉट वीडियो देखी होगी ना, तो उसमें भी आपने देखा होगा वन शॉट वीडियो में हम लोग ने जितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो एक तरीके से क्या है, वो पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर रहा है। हेलो अक्षत, हेलो हेलो मोहम्मद आसिफ, ठीक है। फिर कन्वेंशनल एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है। हम लोग इस पे टाइमर लगा देंगे और जल्दी से आंसर दो तुम लोग। न्यूक्लियर एनर्जी इज विच टाइप ऑफ एनर्जी? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नाइदर रिन्यूएबल, नन ऑफ दम। ओके भावेश, यू आर सेइंग दैट सर टोपो और मैप का क्या करना है? टोपो और मैप के लिए सिंपल चीज क्या है, आप देख लो मेरी क्या कहते हैं, जो भी वो प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, है ना, उसमें आप देखोगे कि आपको टोपो शीट और मैपिंग दोनों के ऊपर क्या मिलेगी, पूरी डिटेल लेक्चर मिलेगा। 1-1 घंटे का, एक मैप का तो 45 मिनट्स का है, और 1 घंटे के अंदर आपको टोपो शीट खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप देखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, बाकी इसका आंसर क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। राइट, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये क्यों हुआ? देखो सिंपल चीज क्या है, आपको पता है कि 2 टाइप की एनर्जी होती है। ठीक है, एनर्जी सोर्स होता है, एक होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, और एक होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, रिन्यूएबल आपको पता है वो एनर्जी होगी जो रिन्यू की जा सकती है, फिर से क्या हो सकती है, फिर से री यूज कर सकते हैं या रीन्यू कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं। ये होती है जिसको दोबारा कभी भी नॉन रीयूज, मतलब दोबारा रीयूज नहीं कर सकते। राइट, अब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में सिंपल चीज क्या है, इसको घुमा के और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? ओके, लीक सही आंसर है। ठीक है, देखो इसी अच्छा क्या कहते हैं, ऐसा ये बताओ कि क्या कहते हैं वो कौन सी एनर्जी होती है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कौन सी होती है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, आसान पता है? देखो सिंपल ये समझो, देखो ओके, यस यस, गेमिंग आईसीएससी बोर्ड है। राइट, अब ये देखो आईसीएससी बोर्ड है तो क्या हो गया, सीबीएसई बोर्ड में भी ये चैप्टर है। ऐसा है नहीं कि एनर्जी चैप्टर सीबीएसई में नहीं, सोर्स ऑफ एनर्जी देखोगे मिनरल एनर्जी, तो उसमें तो आपको ये आंसर मिल जाएगा जो रिन्यू नहीं होती। बिल्कुल भावेश, सही आंसर है। देखो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होगी, ये वो एनर्जी होगी जो कि आप देख रहे हो कि जो आप रिसेंटली यूज नहीं कर रहे हो, ये पहले से। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होता है जो आप हमेशा से यूज करते आ रहे हो पास्ट में, जैसे कि आप पेट्रोल यूज कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कहते हैं डीजल यूज कर रहे हो, ये सब क्या है, ये सब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। बट याद रखना कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कैसी है, कैसी एनर्जी होती है कन्वेंशनल सोर्स, ये जैसे हमने लिखा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये वो एनर्जी होगी जो हम अभी तक यूज नहीं कर रहे थे, जैसे कि आप देखते हो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। ठीक है, तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमेशा कैसी होती है, रिन्यूएबल एनर्जी होती है। ठीक, क्यों? उसको हम रिन्यू कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, राइट, विंड एनर्जी। ओके हाँ हीरो, सही आंसर। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वो होंगी, देखो नॉन रिन्यूएबल मतलब जो हम फिर से रिन्यू नहीं कर सकते हैं, और यही क्या होती है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी होती है। जैसे कि तुम्हारा फॉसिल फ्यूल्स जो आप बर्न करते हो, चाहे वो कोल हो, चाहे वो नेचुरल गैस हो, ठीक है, चाहे वो पेट्रोल हो, ये सब क्या होगा, ये सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। तो क्वेश्चन घुमा के कभी कभी पूछ लेते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में डिफरेंस क्या है, या फिर पूछ लेंगे रिन्यूएबल एनर्जी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलो ओके। विच अमंग द फॉलोइंग कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन? चलो इसमें से कौन है जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन करता है?
हाँ एहसान, सही आंसर। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब देखो तुम लोग को इस पे कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई दो तीन चीजें हैं जो तुमको लग रहा होगा कि भाई ये सब कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन कर रहा होगा, बट इसमें सबसे सटीक आंसर क्या होगा, वो आंसर आना चाहिए, राइट। राइट भावेश, सही आंसर है कौन सा, कोल। कोल क्या होता है, हाँ कोल होगा, बिल्कुल कोल होगा सर। ठीक है, तो कोल आंसर सही है हीरो। ठीक है, अब ये समझो कोल क्या करता है, कोल से कई सारी, जब वो बर्न करते हो आप तो कई सारे क्या होते हैं उसमें से गैसेस निकलती हैं, राइट। चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड हो या नाइट्रस ऑक्साइड हो या मीथेन हो, ये सारी गैसेस क्या होती हैं, ये सारी गैसेस किसी ना किसी तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस भी होती हैं। ठीक, पॉइजनस तो होती प्लस ग्रीन हाउस गैसेस भी होती हैं, और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या होता है आपको पता है, एक टर्म हम लोग ने पढ़ा था वेस्ट मैनेजमेंट में, कौन सा होता है वो, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, किसी को पता है ग्रीन हाउस गैसेस के एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन से क्या होता है, आसान, या आप लोगों को पता हो किसी को, ग्रीन हाउस गैसेस के एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन से क्या होगा, ओजोन लेयर डिप्लीट होता है। क्या हो जाता है, ओजोन लेयर ओजोन, डिप्लीट। ओजोन ग्लोबल वार्मिंग होती है बच्चे, हीरो सही आंसर है, ग्लोबल वार्मिंग, सरजीत बिल्कुल सही आंसर है। क्या होगा, ओजोन तो डिप्लीशन होगा, वो तो भाई वो तो आप, और भी बहुत सारी चीजें जो ओजोन डिप्लीशन में हेल्प करती है, चाहे वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो या और भी चीजें हो। बट अगर हम कभी भी क्वेश्चन पूछेंगे ना कि भाई, कि अगर हम कभी भी पूछेंगे कि भाई ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी वजह से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट जब ज्यादा हो जाता है, ठीक है, जब एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसेस का, तब होता है तुम्हारा ग्लोबल वार्मिंग, राइट। बिल्कुल सही आंसर मोहम्मद आसिफ, ग्लोबल वार्मिंग। चलो अगला क्वेश्चन, डैश इज यूज्ड इन द थर्मल पावर प्लांट, इसमें से क्या है जो थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है। अब आंसर देखो, क्वेश्चन क्या है, थर्मल पावर प्लांट में क्या यूज होता है। ठीक है, कंप्यूटर की क्लास, क्लास 10 वो होगी रात में, रात में क्या टाइमिंग, टाइमिंग आई थिंक 10 बजे के आसपास होगी, 10 बजे के क्लास आसपास होगी। ठीक है, ओके एहसान, तुमने बोला है यूरेनियम, और बाकी सबने बोला है फॉसिल फ्यूल, और आंसर फॉसिल फ्यूल होगा। एहसान, कल अविनेंद्र यही गलती कर रहे थे, आज तुम यही गलती कर रहे हो, क्या कि भाई क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, हाँ हाँ भावेश पीवाई क्यूज है, ठीक है, ये देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डैश इज यूजिंग थर्मल पावर प्लांट, भाई थर्मल पावर प्लांट की बात हो रही है जहां पे क्या कर रहे हो आप, हीट का यूज कर रहे हो। ठीक है, तो थर्मल, और जब न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा आंसर तब आप लिखोगे क्या, यूरेनियम। ठीक है ना। तो यहाँ थर्मल पावर प्लांट की बात हो रही है, थर्मल पावर प्लांट में किसका यूज होता है, थर्मल पावर प्लांट में आपका यूज होता है कोल का। ठीक है, जिसमें कोल की मदद से क्या करते हो आप, वाटर को हीट करते हो, फिर वाटर को हीट करने के बाद उसमें से क्या निकलती है, स्टीम निकलती है, वो स्टीम क्या करती है, वो स्टीम का यूज होता है क्या, टरबाइन को घुमाने में, उस टरबाइन को घूमने से क्या मिलती है तुमको, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या हो रहा है, थर्मल मतलब हीट का यूज हो रहा है, बट यूज क्या किया जाता है, वो फॉसिल फ्यूल यूज किया जाता है। आप समझ गए आसान। ओके, मोहम्मद आसिफ इज आस्किंग सर कौन सा चैप्टर इजी है फॉर प्रिपरेशन इन 6 डेज। भाई ट्रांसपोर्ट देख लो, ठीक, बाकी सारे चैप्टर तो इजी ही हैं, इसमें क्या, वेस्ट मैनेजमेंट इजी है। और अगर कोई चैप्टर ऐसा लग रहा है कि टफ है, एक बार वन शॉट देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कौन सा चैप्टर टफ है, कोई, क्योंकि कोई भी टफ नहीं है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई इज बायोगैस कंसिडर्ड द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। जल्दी, बायोगैस को क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्यों बोलते हैं बायोगैस। ओके शिवम, यू आर सेइंग कि सर की क्लास नहीं होगी, बट कोई बात नहीं, आज होगी क्लास, होगी आज, प्रतीक सर की क्लास होगी। व्हाई इज बायोगैस कंसिडर्ड द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, बताओ जल्दी। फोर्थ, none of these, as it burns without oxygen, as it burns without oxygen releasing smoke। ठीक है, तो सिंपल चीज क्या, none of these, क्योंकि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बायोगैस, आपको पता है कि बायोगैस में क्या होता है, स्मोक तो होता है यार, बट स्मोक नहीं होता है क्या। ठीक है, आंसर 4 होगा, राइट, विदाउट रिलीजिंग स्मोक। ठीक है, ये देखो, विदाउट, एज इट बर्न्स विदाउट रिलीजिंग स्मोक, इसलिए क्या होगा, बायोगैस गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, तो पहला आंसर सही होगा भाई, नन ऑफ दिस कैसे हो सकता है। पूछ रहे हैं बायोगैस, जो आपके बायोगैस प्लांट में आपकी जो गैस बन रही है बायोगैस वाली, ऐसा बिल्कुल सही आंसर है। देखो सिंपल चीज क्या है कि बायोगैस जब बर्न होती है तो उसमें कोई स्मोक नहीं निकलता है, राइट। उसी जगह जिससे आप बायोगैस बना रहे हो, मान लो काउ डंग से बना रहे हो, काउ डंग को जब जलाओगे, गोबर को आप जलाओगे, तो उसमें से क्या निकलता है, स्मोक निकलता है। तो काउ डंग जलाना ज्यादा वो होगा पोल्यूशन कि उसी से बना हुआ बायोगैस, तो कॉमन सेंस बायोगैस क्या करता है, कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता है, इस वजह से क्या होता है कि आप देखते हो कि वो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। हाँ मोहम्मद आतिफ, हेलो। चलो, द कंपोनेंट ऑफ बायोगैसेस, इसमें से कौन सा कंपोनेंट है बायोगैस का, जल्दी बताओ।
ठीक है, जल्दी बताओ, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ बायोगैस? बायोगैस का कंपोनेंट क्या होता है? सर एमसीक्यू का टॉप दो जियो में 77 आया था। ये समझ आने में धारिया क्या कह रही है। अच्छा ओके, सर एमसीक्यू में टिप दो, जियो में 3 एमसीक्यूज गलत हो गए। ओके, तुम ऐसा करो, धैर्य, राइट, धैर्य लिखा है। ये समझो कि भाई देखो, एमसीक्यूज तुमको जितना प्रिपेयर कर लोगे ना, जितना ज्यादा आप प्रिपेयर करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतनी जल्दी आपके एमसीक्यूज प्रिपेयर हो जाएंगे। और हर टॉपिक, जो भी टॉपिक आपके सामने, जैसे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो जैसे आपको पता है, जैसे इसका आंसर क्या है? इसका आंसर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज मीथेन, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अच्छा रुक जाओ, मैं ऐसा भी पुराना क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक है, मगर ठीक है। ओके, तो ये समझो कि बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या है? बायोगैस का मेन कंपोनेंट है मीथेन। और अरे इसमें सिंपल चीज क्या है, आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि आप जितना ज्यादा उस चैप्टर को रिवाइज करोगे, ठीक है, जितना चैप्टर वो रिवाइज करोगे, आपके एमसीक्यूज कोई गलत नहीं होंगे। और एमसीक्यूज खुद बनाने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल गलत नहीं होंगे। एमसीक्यूज खुद बनाने का मतलब समझ रहे हो? कि जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया कि कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज मीथेन, तुमने पढ़ा, बट तुमने क्या किया उसके बाद? उससे ऐसे पढ़ा कि भाई कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज मीथेन के ऊपर एमसीक्यूज पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बायोगैस, तो अगर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब लिखा हो तो मैं मीथेन पे टिक कर लूं। मतलब अगर खुद से एमसीक्यूज बनाओगे ना तो वो ज्यादा हेल्प करेगा, वो एक भी एमसीक्यूज गलत नहीं होंगे, वो 77 नहीं, फिर वो 80 आउट ऑफ 80 होगा। राइट, चलो इसका आंसर क्या है? बायोगैस का मीथेन। ओके, इसका पॉइंट, इसका आंसर दो। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ दिस causes the rise of sea water during high tide. हेलो शौर्य, हेलो सर, टाइम 30 सेकंड से 20 सेकंड कर दिए। ओके ओके, चलो मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ दिस causes the rise of sea water during the high tide, किसका है? ओके अभिनंदन, कोई बात नहीं, जल्दी से आंसर बताओ अभिनंदन। हीरो, राइट। ओके ओके, शौर्य समझ गया। ठीक है, चलो, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ डैश कॉजेज द राइज ऑफ सी वाटर ड्यूरिंग द हाई टाइड। अब सिंपल चीज, क्या आंसर क्या होगा? मून, राइट, मून आंसर सही है। ठीक है, अब हाई टाइड हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? ये क्यों पढ़ रहे हैं? सिंपल ये समझो, हाई टाइड इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने एक पढ़ा होगा एनर्जी वाले चैप्टर में, टाइडल एनर्जी, राइट। टाइडल एनर्जी क्या होती है? सिंपल चीज है, ये वो एनर्जी होती है जो आप टाइड्स की वजह से, टाइड की मदद से आप क्या कर रहे हो कि आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर रहे हो। इसमें क्या होता है? हाई टाइड आपको पता है, जैसे ये अर्थ, अर्थ है, ठीक है, आपको पता है अर्थ क्या करती है? अर्थ के चारों तरफ कौन घूम रहा है? मून। मून क्या करता है? जब जब ट्रेवल करता है, जहां जहां से ट्रेवल करता है, वो क्या करता है? अर्थ के जो वाटर है, जैसे अभी यहां पे है, तो अर्थ के वाटर को अपनी तरफ थोड़ा सा घसीटेगा अपने ग्रेविटी पुल की वजह से। ठीक है, इस ग्रेविटी की पुल की वजह से क्या होगा? जिधर से वो पानी को घसीटेगा तो क्या होगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ग्रेविटी, अपनी ग्रेविटी की वजह से। तो ये क्या होगा? यहाँ पे हाई टाइड आ जाएगा। तो जहां पे हाई टाइड आएगा, यहाँ पे पानी जो था वो इधर चला गया, तो इस जगह पे क्या होगा? लो टाइड आ जाएगा। ठीक है, तो जहां पे हाई टाइड होता है, तो असल में क्या होता है, जैसे हम लोग, ये है गुजरात रीजन, तो इस एरिया में क्या होता है? जब हाई टाइड आता है तो पानी ऊपर तक आ जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसको कहीं ना किसी तरीके से उसको ब्लॉक कर देंगे पानी को, और फिर उसको टरबाइन के थ्रू क्या करेंगे? उसको निकाल देंगे पानी को। उससे क्या होगा कि आप देखोगे कि क्या कहते हैं, उस टाइड से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर लेते हैं, राइट। इसलिए हम लोग ने ये टाइड वाला चैप्टर पढ़ा, नहीं तो टाइड का कोई मतलब नहीं, कोई ज्योग्राफी का दूसरी चीज है। ओके हीरो, मैं अभी देखता हूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। ठीक है, द पावर जनरेटेड इन अ विंड मिल। अच्छा, पावर जनरेटेड इन अ विंड मिल किस पे डिपेंड करेगा? जल्दी बताओ। पावर जनरेटेड इन अ विंड मिल किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन टावर हाइट, मतलब जितना बड़ा आपका विंड मिल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, या डिपेंड्स ऑन विंड वेलोसिटी, डिपेंड, डू नॉट डिपेंड्स ऑन विंड वेलोसिटी, डिपेंड्स ऑन ट्री सराउंडिंग इट। जल्दी से एहसान। ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है। हाँ दक्ष, दिस इज फॉर आईसीएससी ओनली, बट द थिंग इज दैट ये चैप्टर जो है वो सीबीएसई में पूछा जाता है, सीबीएसई में भी ये चैप्टर है, तो कोई दिक्कत नहीं। राइट, तो याद रखना कि भाई तुम्हारा विंड मिल जो है वो सिंपल किस पे डिपेंड करता है? विंड वेलोसिटी के ऊपर। तो याद रखना, अगर कभी भी ये आ जाए कि विंड मिल्स के लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए, तो विंड मिल्स के लिए एक और कंडीशन होनी चाहिए कि उनको खुला एरिया चाहिए। जैसे आपकी क्या है, अगर ये विंड मिल है, राइट, तो इसके लिए क्या चाहिए? दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या? विंड लगातार आनी चाहिए। ठीक है, तो विंड वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कुछ 18 किलोमीटर पर आवर वाली विंड है जो रिक्वायर होती है हमेशा के लिए, इसके लिए तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, राइट। दूसरी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ये पूरा एरिया जहां से विंड आ रही है, बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब अगर बीच में ब्लॉकेज हो गया, मान लो बीच में कोई बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स बन गई, ठीक है, या फिर बीच में माउंटेन है, तो माउंटेन आ गया तो भाई उसको क्या करेगा? विंड यहां तक पहुंचेगी नहीं। इसलिए देखोगे अक्सर अक्सर आपकी जो ये आपकी जितनी भी विंड एनर्जी क्रिएट हो रही है, बनाई जा रही है, वो सारी वहां पे बनाई जा रही है। कहां पे? इंडिया के सारे कोस्टल एरियाज में। कोस्टल एरियाज में क्यों बनाई जा रही है? क्योंकि देखो, अगर हम ध्यान दें, अगर हम ध्यान दें तो देखो, अगर यहां पे हमने विंड मिल्स लगाए, हमको पता है इस एरिया से क्या होगा? क्लियर, बिना ऑब्स्ट्रक्शन, बिना रुकी हुई क्या आएगी? बिना रुकी हुई हवा आएगी, और बीच में कोई
कोई बिल्डिंग्स भी नहीं होंगी या कोई ब्लॉकेज भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करेगा, ये हमारे विंडमिल को रेगुलर बढ़िया सप्लाई देगा। अच्छा, किसी को पता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा विंड एनर्जी कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है? एहसान, अवनिंद, या आप लोगों में से किसी को? सर तमिलनाडु। तमिलनाडु, पक्का? यस सर पक्का। ठीक है, चलो, तमिलनाडु क्या है सही आंसर। गुड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट बताओ कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जल्दी से। नहीं नहीं भावेश, अभी इसके बाद पीवाईक्यू से क्या? नहीं नहीं नहीं, पीवाईक्यू अभी एमसीक्यूज हैं, फिर पीवाईक्यूज हैं, और बाकी अगर आपको लग रहा है कि भाई किसी चैप्टर के ऊपर आपको देखना है तो आप वन शॉट देख सकते हो। वन शॉट में हमने क्या किया, पूरा पूरा कंप्लीट कर दिया सारा चैप्टर, वैसे भी ज्योग्राफी। ठीक ना? तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है, ये तो पता है आपको। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है आपको पता है कि भाई कुछ गैसेज हैं जो क्या करती हैं, अर्थ के टेम्परेचर को, जैसे अर्थ है तो क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज क्या करती है, अर्थ के टेम्परेचर को क्या करती है, वार्म रखती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं कुछ हद तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, कुछ हद तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना होती तो अर्थ का टेम्परेचर रात में क्या होता, माइनस में चला जाता, और हम लोग क्या होता है यहाँ पे लाइफ सर्वाइव ही ना कर पाते। तो इस वजह से ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती है, कुछ हद तक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ह्यूमंस ने क्या किया है, ये कोल फॉसिल फ्यूल्स जला जला के इतना ज्यादा पोल्यूशन कर दिया, इतना ज्यादा ग्रीन हाउस का वो कर दिया, क्या करते हैं, निकाल दिया है उसको, कि आप समझो कि अब ग्रीन हाउस के कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, ग्रीन हाउस गैसेस का इतना कंसंट्रेशन बढ़ गया जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर और तेजी से बढ़ रहा है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। पूरा ग्लोब क्या हो रहा है, अब वार्म, गर्म हो रहा है। राइट, समझ गए? यस सर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, बायोगैस इज ऑल्सो नोन एज, बायोगैस को और क्या बोलते हैं? ठीक है, बायोगैस को और क्या बोलते हैं? फ्यूल गैस, इथेन गैस, गोबर गैस, या पेट्रोलियम गैस। ठीक है, फ्यूल गैस अभी तो पहले बोल रहे थे, ऐसे कैसे? ये तो मतलब सोचना भी नहीं था। बायोगैस सिंपल चीज क्या है, उसको हम और क्या बोलते हैं, गोबर गैस बोलते हैं। बिल्कुल सही आंसर है हीरो, इसका आंसर क्या होगा, गोबर गैस। राइट, ठीक है, इसमें तो बताना भी नहीं बायोगैस कैसे प्रोड्यूस होता है, हम लोग ने वैसे भी डिस्कस कर रखा है। हाँ हाँ, सार्थक बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आंसर क्या होगा, गोबर गैस। अब नेम टू स्टेट दैट हैव ह्यूज डिपॉजिट ऑफ गोंडवाना कोल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, किसी को पता है? नेम टू स्टेट्स विच हैव ह्यूज डिपॉजिट ऑफ गोंडवाना कोल। ठीक है, गोंडवाना कोल कहां पे, कौन से स्टेट्स में होता है? ठीक है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, या वेस्ट झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, टू, पक्का? ठीक है, ये समझो कि यही आंसर सही है, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ठीक, अगर हम मैप में देखें, कभी कभी आ जाता है मैप में कि गोंडवाना कोल का एरिया बताओ, गोंडवाना कोल का एरिया कहां है, अगर हम देखें मैप में, ये तो इस एरिया में देखोगे, इस एरिया में जहां पे आप देख रहे हो क्या, आपका वेस्ट बंगाल और झारखंड है। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, झारखंड। झारखंड, आंध्र प्रदेश नहीं हो बच्चे, आंध्र प्रदेश में आपको गोंडवाना कोल नहीं है। गोंडवाना, आंध्र प्रदेश में आप बाकी मिनरल्स देखोगे, जैसे आयरन ओर बहुत देखोगे। राइट, बट अगर आप कोल की बात करोगे तो झारखंड और ये छत्तीसगढ़ और ये वेस्ट बंगाल का एरिया जो होता है, ये भरा हुआ है किससे, हमारे गोंडवाना कोल से। राइट, चलो अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, कैसे ऑब्टेन्ड होती है, जल्दी। न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन, फॉसिल फ्यूल, विंड, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। बहुत इजी क्वेश्चन है, और सच बताएं तो यही क्वेश्चंस क्या होते हैं, बोर्ड्स में भी आ रहे होते हैं। तो सबको लग रहा होता है बहुत टफ पेपर है, बट रियलिटी में क्या होता है, पेपर बहुत ही आसान बनाया जाता है। राइट, ठीक, सिंपल आंसर क्या है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। राइट, हाँ दक्ष बिल्कुल सही आंसर, तुम्हारे हिसाब से तो बिल्कुल सही आंसर होगा भाई, दक्ष ने आंसर दिया है सन। बहुत ठीक, तो सिंपल आंसर क्या है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। क्या होता है इसमें, न्यूक्लियस जो एटम होता है, जैसे यूरेनियम हो गया, यूरेनियम के एटम्स क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, बम्बार्ड करते हैं, आपस में बहुत स्पीड में आपस में क्या करते हैं, दोनों को स्ट्राइक करवाते हैं, जिसकी वजह से इमेंस हीट निकलती है। उस इमेंस हीट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर एनर्जी से हम क्या करते हैं, बिजली बना रहे होते हैं। राइट, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग को पता होगा, तो हम लोग आसानी से ये आंसर दे सकते हैं। और याद रखना, ये एमसीक्यू जितने इजी तुम लोग को दिख रहे हैं, रियलिटी में ऐसे ही एमसीक्यूज आएंगे। बहुत ज्यादा हाईटेक एमसीक्यूज पढ़ने मत बैठ जाना कि आप लोग ने गूगल किया और बहुत ही हाईटेक एमसीक्यूज पढ़ना शुरू कर दिया, बहुत इन डेप्थ वाले, बिल्कुल नहीं, इतने इन डेप्थ नहीं आएंगे। ठीक है, अगर इन डेप्थ पढ़ना बैठोगे तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें से कौन है जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, बायोमास। ओके, हीरो कह रहे हैं नेचुरल गैस, नहीं। ठीक है, सिंपल आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर है आसान, आंसर क्या है, बायोमास।
ठीक है। नेचुरल गैस भाई, नेचुरल गैस कैसे रिन्यूएबल हो जाएगी? नहीं नहीं दक्ष, कैसे नेचुरल गैस रिन्यूएबल हो जाएगी? रिन्यूएबल मतलब क्या होता है? जिसको आप रिन्यू कर सकते हो। रिन्यू मतलब फिर से यूज कर सकते हो। और नेचुरल गैस को कैसे फिर से यूज करोगे? नेचुरल गैस एक बार खत्म तो खत्म, समझ रहे हो? बायोमास इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिक थिंग, ठीक है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, जैसे आपकी गोबर गैस है वो भी एक तरीके से बायोमास वाली बायोगैस में आ जाती है। बट आप अगर ये सोचो नेचुरल गैसेस को भी लेके आओगे, नेचुरल गैस तो भाई एक्सटेंट हो जाएगी ना, एक दिन खत्म हो जाएगी। तभी तो हम लोग किस पे जा रहे हैं? दूसरी चीजों पे इफेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि दूसरी इलेक्ट्रिक बाइक्स पे जा रहे हैं। क्यों? ताकि हम लोग सीएनजी का कम यूज करें, है ना? समझ गए एहसान, अवनिंद? Yes, sir. एलपीजीज आर एंड सीएनजीज आर आल्सो नॉन रिन्यूएबल। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, दे आर नॉन रिन्यूएबल। ओके सॉरी जी साहब, आई थिंक हर चैप्टर के हम लोग 15-15 क्वेश्चन कर रहे हैं। और 15 क्वेश्चन क्या होता है कि 15 क्वेश्चन खाली 15 क्वेश्चन नहीं होते हैं, रियलिटी में 15 कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हर चैप्टर के 15 क्वेश्चन कर रहे हैं तो हर चैप्टर के 15 कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक दिन में अगर हम 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं तो ये समझ रहे हो 45 कॉन्सेप्ट। ये इसलिए क्या होता है, इसलिए एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप लास्ट में हम लोग देखोगे, जब डिस्कशन करेंगे पीवाईक्यूज के, तो पीवाईक्यूज में देखोगे यही एमसीक्यूज क्या होंगे, यही एमसीक्यूज डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। किसमें? आपके एग्जाम्स में। मतलब जो आप सोचते हो ना कि बड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, यही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलो ओके नेक्स्ट, सोलर एनर्जी इज हार्नेस्ड यूजिंग सोलर सेल्स, टर्बाइंस, डैम्स एंड जियोथर्मल वेल्स। बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। ठीक, अब ये समझो सोलर एनर्जी किससे हार्नेस होगी? कॉमन सेंस है, सोलर सेल्स के थ्रू होती है ना? सोलर सेल्स के थ्रू होती है, ठीक। हाँ दक्ष, नेक्स्ट वीक से बोर्ड एग्जाम है, इसलिए तो रिवीजन हो रहा है भाई। अब तो ये हो रहा है कि ये चेक करना है कि आप लोगों का ये स्ट्रेस कम करने के लिए, ताकि जब आप ये क्वेश्चंस देखो ना तो आपको पता चले कि आपको अगर आंसर आ रहे हैं, मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हो रखी है, राइट। ये और किसी के लिए थोड़ी ना है, ये आपके लिए है, ये बताने के लिए कि भाई आपकी प्रिपरेशन जो अभी तक आप कर रहे थे पूरे 1 साल तक, आपकी प्रिपरेशन कितने लेवल तक पहुंच गई, बस इसलिए है ये, राइट। ओके, सोलर सेल बिल्कुल सही आंसर। जियोथर्मल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, जल्दी नाम से पता चला, जियोथर्मल एनर्जी। हाँ गौरव, बिल्कुल सोलर सेल आंसर। जियोथर्मल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन, अर्थ कोर, बायोमास एंड न्यूक्लियर रिएक्शन। अब देखो, है ना? अब इसमें क्या है, जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी? अर्थ कोर, हीरो कह रहे हैं अर्थ कोर, राइट दक्ष, बिल्कुल सही आंसर है अर्थ कोर। इसका आंसर क्या होगा? अर्थ कोर। इसमें क्या होता है, जैसे ये आपकी अर्थ, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं ना कोल मेंटल क्रस्ट। तो कोर क्या होता है, आपको पता है कोर क्या है? हीट प्रोड्यूस कर रहा है। बट यहां पे आप देखोगे कि और भी रिएक्टिव सब्सटेंसेस, इसको बोलते हैं ना हम लोग, कि जैसे यूरेनियम प्रेजेंट हो गया, ठीक है, और थोरियम प्रेजेंट हो गया। थोरियम तो वैसे क्रस्ट के ऊपर ही होता है, यूरेनियम क्या होता है? और भी कई सारे न्यूक्लियर जो मिनरल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, जो क्या कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव है, जो अपनी हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी क्या करते हैं, अर्थ की हीट को और बढ़ा रहे होते हैं, और बढ़ा रहे होते हैं। और अंदर के ये जो आपका मेंटल घूम रहा होता है, मेंटल जो होता है एक पूरी कन्वेंशनल साइकिल चला रहा होता है, तो उससे भी बहुत हीट निकलती है। वो क्या होता है, कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है। अब जहां पे उसको ज्यादा बड़ी जगह मिल गई, वहां से तो वो वोल्केनो बन के क्या होगा, वोल्केनो बना देगा, ठीक है। बट अगर जहां पे नहीं हो पा रहा, वोल्केनो नहीं निकल पा रहा और हल्के से उसको क्रैक भी मिल गया, उस क्रैक से क्या होगा, अर्थ की हीट को बाहर निकाला जा सकता है, और फिर उसका हम यूज कर सकते हैं किसमें? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन डैम में। सर भाखरा नंगल डैम एंड हीराकुद डैम, भाई वो तो डैम है ना सर जी, ठीक है, भाखरा नंगल डैम और हीराकुद वो तो डैम है। हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जियोथर्मल एनर्जी, जो अगर भाखरा नंगल डैम और हीराकुद डैम से जो एनर्जी निकलती है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो मतलब पानी से बन रही हो, उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हाँ हाँ हो गया हीरो, बिल्कुल हो गया। चलो समझ गया, अर्थ कोर इसका आंसर होगा। द प्रोसेस जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द न्यूक्लियर एनर्जी इज नोन एज, कौन से क्या बोलते हैं इसको? किस प्रोसेस से आप देख रहे हो कि न्यूक्लियर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है? फ्यूजन से कि फिशन से? सर मैप पे लाइव स्ट्रीम कर दीजिएगा, ठीक है, ट्राई करते हैं एक बार, पहले आप देख लो। आप हमारी एक बार 45 मिनट्स की एक है वीडियो, जिसको आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी कर लोगे ना, तभी आपका काम हो जाएगा, है ना? तो उसमें आप देखोगे कि आपको क्लियर हो जाएगा जो भी चीजें मैप में प्रॉब्लम होगी अगर। सार्थक, फिशन, पक्का फिशन के फ्यूजन? अच्छा फ्यूजन मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फिशन क्या होता है, पहले फिर से बताओ, आप कंफ्यूज हो। न्यूक्लियर फिशन में एक हेवी न्यूक्लियाई होता है, वो दो लाइटर न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है। ठीक, और फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन वैसे पॉसिबल नहीं है किसी भी कंडीशन में अर्थ पे, क्योंकि फ्यूजन में हमको क्या करना पड़ता है, दो लाइटर न्यूक्लियाई को ज्वाइन करना पड़ता है, जिससे बहुत अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। हम्म, और दूसरी बात, इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, जो किसी भी हालत का अर्थ पे नहीं बना सकते, वो सिर्फ सन और स्टार्स पे ही हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन, राइट। न्यूक्लियर फ्यूजन जो होगा, आपको पता है फ्यूजन वाली एनर्जी जहां बन रही है, वो एक उसका सिंपल जीजा जाग का एग्जांपल कहां पे है, सन, राइट। सन पे आप न्यूक्लियर फ्यूजन देख रहे हो। न्यूक्लियर फ्यूजन से क्या होता है, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसको हम कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, फिशन करते हैं। फिशन में क्या होता है, एक एक एटम को ब्रेक करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, राइट। हीरो बिल्कुल सही आंसर, ठीक है।
ओके सर, प्रतीक सर कहाँ है? उन्होंने बोला था कंप्यूटर क्लासेस, बिल्कुल होगी टीआर आपकी। प्रतीक सर आज आप रात में लेंगे आपकी क्लासेस, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अभी तक क्या हो गया, कन्वेंशनल एनर्जी आप लोगों का खत्म हो गया, राइट। ओके ओके गौरव, दक्ष बिल्कुल सही आंसर, सार्थक सही आंसर है ना, न्यूक्लियर फिशन अभिनंद बिल्कुल सही आंसर है, राइट। चल हम लोग क्या करते हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आते हैं। पहले तो ये बताओ, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी तो लोगों को समझ में आ ही गया होगा। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो एनर्जी है जो अभी तक हम लोग रेगुलरली यूज नहीं कर रहे थे, और ये क्या है, ये वो एनर्जी है जिनको हम रिन्यूएबल एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल मतलब हम रिसेंटली क्या यूज कर रहे थे, अभी तक फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, पेट्रोल डीजल गैस इन सब का इस्तेमाल कर रहे थे। बट हमको पता है कि अब वो टाइम आ गया है कि हमको नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई हमको पता है कि जितने भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल मतलब हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, मतलब एक बार अगर पेट्रोल कोल खत्म हो गया तो ये दोबारा नहीं आने वाला, मतलब उसको बनने में कई मिलियन ईयर्स लगेंगे, और हम लोग जितनी तेजी से निकाल रहे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड है, मतलब कि कहा जाता है कि अगले 40-50 साल में सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए तो देखते हो नहीं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब शिफ्ट कर रही है किसकी तरफ, न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ, सोलर एनर्जी की तरफ। गवर्नमेंट कहती है कि आप सोलर एनर्जी लगाओ, हम सब्सिडी देंगे, ठीक है। गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि कैसे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदो, गवर्नमेंट फोकस कर रही है कैसे आप डीजल व्हीकल्स मत चलाओ, ठीक है। तो इसका सिंपल रीजन क्या है, सिंपल रीजन ये है कि भाई एक तो पहली बात ये, एक तो पोल्यूशन करते हैं, दूसरी चीज क्या है, ये नॉन रिन्यूएबल है, एक बार खत्म तो सब खत्म, राइट। अब हम क्या करते हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे आते हैं। मोस्ट ऑफ द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर, सिंपल चीज, बहुत इजी क्वेश्चन, जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कैसे हैं, ओके एहसान क्या कह रहे हो, दुबई भी खत्म, हाँ नहीं नहीं नहीं, दुबई, हाँ तो अभी देखो दुबई खत्म, देखो क्या है कि दुबई इसीलिए क्या कर रहा है, अपने आप को शिफ्ट कर रहा है। शिफ्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि देखो अब जितनी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे हो, यस सर, अब वो वहाँ पे टूरिज्म ज्यादा वो प्रमोट अब हो वो रहा है। टूरिज्म पे फोकस कर रहा है। अभी एक आप लोगों ने सुना होगा कि वो एक लंबी वॉल बना रहा है जिसमें कई लंबी बहुत सारी बिल्डिंग्स, उसी में सारी यस मॉल सर वॉल सब सर, बन, प्रोजेक्ट लाइन है उसका हाँ नाम। प्रोजेक्ट लाइन जो है। उसमें वो एक बहुत लंबी डेजर्ट में एक लाइन बना रहा है, पूरी मिरर से होगा। और उसमें बहुत मतलब मॉडर्न सिटी टाइप है वो। हाँ बिल्कुल वही चीज है ना, तो वही चीज है भाई, उसको भी पता चल गया है कि भाई आने वाले समय में जब पूरी दुनिया उसकी तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रही है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जा रही है, तो हमारा पैसा कैसे आएगा। तो अपने आप में अब वो इस पे वर्क कर रहा है, इसलिए वो अब क्या देता है, एक टर्म होता है गोल्डन वीजा, एक गोल्डन वीजा देने लगा कि भाई आओ हमारे यहाँ बिजनेस करो। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई आने वाले 10-50 साल के बाद उस देश में यस कुछ नहीं सर, बचने और वाला। इसीलिए दुबई में टैक्स भी 0% देता है वो, क्योंकि हाँ उनको पता है कि जितने लोग यहाँ पे बिजनेस करेंगे तो वो फिर यहीं पे शिफ्ट हो जाएंगे, उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी। हाँ बस 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 यही आंसर है, ठीक है बिल्कुल सही। चलो इसका आंसर क्या होगा, इनएग्जॉस्टिबल। द मोस्ट ऑफ द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर इनएग्जॉस्टिबल, साफ साफ बिल्कुल सही आंसर है दक्ष, लीक और हीरो, राइट। और आप लोगों का भी सही है वीरेंद्र और एहसान। इनएग्जॉस्टिबल मतलब सिंपल क्या है, इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्ट मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना, और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होंगी, इनएग्जॉस्टिबल मतलब ये कभी खत्म होने वाली नहीं, राइट। चलो, इंडिया इज अ हायर अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी बिकॉज ऑफ इंडिया लोकेशन इन, इसका आंसर जल्दी, इंडिया के पास सोलर एनर्जी है इतनी ज्यादा क्योंकि इंडिया की लोकेशन कैसी है, जल्दी। है ना, इसका आंसर पता है। ओके आयुष यूर सिंह, सर सॉइल एंड वाटर ट्रांसपोर्ट पे भी एमसीक्यूज करा दो दक्ष, भाई हो चुका है, जाके प्लेलिस्ट में देखो, सॉइल और वाटर ट्रांसपोर्ट दोनों पे हो गया, एमसीक्यूज भी हो गया, पीवाईक्यूज भी हो गया, ठीक है हीरो सही आंसर है। और आप लोगों का भी सही आंसर है, क्या है इसका आंसर है, क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। हम लोगों को पता है कि देखो एक चीज हम लोग ने पढ़ी है कि जो मान लो जैसे अर्थ, अर्थ है और ये आपका सन है, मान लो ये सन, ठीक है, तो सन की जो डायरेक्ट हीट है वो सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में रहती है, मतलब इसीलिए इसको ट्रॉपिक्स बोलते हैं, मतलब समझ रहे हो, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच में आप देख रहे हो कि भाई आपकी सन की डायरेक्ट रेज रहती है, उसके बाद जो रेज होती है वो स्लैंट हाइट हो जाती है, स्लैंट हो जाती है, तो वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। तो इस वजह से देखोगे ये जो ट्रॉपिक है इसी एरिया में सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशंस आते हैं, इस वजह से आप देखोगे कि इसलिए यहां पे इस पर्टिकुलर ट्रॉपिक में ही आप देखोगे सबसे ज्यादा सोलर प्लांट्स लगेंगे, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, राइट। इसका हेडक्वार्टर है इंडिया में ही, जहां पे गुड़गांव है, ठीक है, गुरुग्राम जिसको बोलते हैं, राइट। तो ये क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसीलिए बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, ताकि जो जितने कंट्रीज हैं ये ट्रॉपिक्स में वो क्या कर सके, इस सोलर एनर्जी को हार्नेस करके क्या कर सके, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके, राइट। इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए सोलर एनर्जी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ इंडिया क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ही, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, तो इंडिया का आधा हिस्सा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर ही आता है, और डायरेक्ट सनरेज मिलती तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। हाँ अरे देखो हमने यहाँ पे, देखो हमने यहाँ पे जो तुमने बोला है कि इट डिवाइड इंडिया into नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, भाई वो नॉर्दर्न सदर्न हेमिस्फीयर डिवाइड करने का रीजन तो वो काम इक्वेटर का है ना, जो तुम बता रहे हो कि
वो करता है इंडिया को डिवाइड ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल में, ना कि नॉर्दर्न एंड सदर्न। वो हम लोग अपने हिसाब से बोल देते हैं नॉर्दर्न इंडिया सदर्न इंडिया, बट रियलिटी में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर का काम करना, काटने का काम किसका, इक्वेटर का है, राइट। देखो ज्योग्राफी इजी है बट उसके टर्म्स याद होने चाहिए। आप टर्म्स अगर ऊपर नीचे हो गए तो उसका पूरा मतलब बदल जाएगा, है ना। चलो यस सर। अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया हैव क्लियर सनी डेज कितने दिनों के लिए। ठीक है, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा ये क्या है, घुमा देगा। ओके 200 पक्का। नहीं सर, तुक्का। 300 बचे। ठीक है, बाकी 65 ईयर। अगर देखो 200 डेज, खाली 200 डेज की अगर हमको डायरेक्ट सनरेज मिल रही होती तो हम लोग ऐसे होते ही नहीं, हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने का। ठीक है, ये 65 डेज जो होते हैं वो हम लोग ने मानसून और विंटर्स में कवर कर दी। हाँ सार्थक बिल्कुल सही आंसर 300, राइट। 300 सही आंसर होगा। उसका सिंपल रीजन क्या है कि अगर आप समझ रहे हो ना 200 का मतलब क्या है, तब तो हम ट्रॉपिक्स में सब ट्रॉपिक में रह रहे होते। अगर 200 दिन खाली हमारे क्या होते, वो सनरेज के अंदर होते। समझ गए, तो ये 300 डेज होगा। सोलर सेल्स आर ऑल्सो नोन एज, अब ये इंपॉर्टेंट है, सोलर सेल्स को और क्या बोलते हैं, सुपर सेल, फोटोनिक सेल, फोटोवोल्टाइक सेल या सोलर अटैक। जल्दी ठीक है, जल्दी बताओ। सोलर सेल्स आर ऑल्सो नोन एज डैश, सुपर, फोटोनिक, फोटोवोल्टाइक। फोटोवोल्टिक। ओके ओके ठीक है, चलो फोटोवोल्टाइक सेल, राइट। देखो सिंपल चीज क्या है, हमको पता है फोटो मतलब क्या होता है, हीट या लाइट। लाइट से बना रहे हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रिसिटी। और वो कौन लाइट दे रहा है, सन। तो इसका, क्योंकि सन से आपको पता है क्या निकलता है, फोटॉन्स निकलते हैं। ये पता है ना तुम लोग को, फोटॉन्स निकलते हैं। फोटोवोल्टाइक बिल्कुल सही आंसर, राइट। देखो सिंपल चीज क्या है, फोटोवोल्टाइक सेल बोलते हैं क्योंकि हम लोग फोटॉन्स से क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। और वो लाइट कहां से आ रही है, हमारे सन से। सोलर एनर्जी डैश इज यूज्ड टू वाटर इन द रीजन विद लिमिटेड क्लीन वाटर सप्लाई। देखो क्या करता है, इसका आंसर बताओ। जहां पे वाटर सप्लाई बहुत कम होगी या क्लीन सप्लाई बहुत कम होगी, तो ये क्या करेगा, सोलर एनर्जी वहां पे क्या करती है, बॉयल करती है, फ्रीज करती है, कंडेंस करती है कि डिस्टिल करती है। सिंपल काम क्या है, बॉयल करती है, राइट। बॉयल करने का काम करता है। जहां पे वाटर सप्लाई साफ नहीं होगा तो वहां पे पानी को उबालने का तो काम होगा ना। उस पानी को उबालने के बाद क्या करेंगे, हम पी सकते हैं या यूज कर सकते हैं। सिंपल आंसर क्या है, कंडेंस कैसे होगा। कंडेंस मतलब होता है बच्चे, कंडेंस का मतलब होता है जमा देना, ठीक है, ठंडा कर देना। डिस्टिल नहीं, डिस्टिल वो डिस्टिल वाला काम दूसरा है, ठीक है। डिस्टिलेशन थोड़ी ना करता है, डिस्टिलेशन का डेफिनेशन ही अलग हो गया, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉयल करता है। सोलर एनर्जी क्या करता है, उस पानी को बॉयल कर देगा। बॉयल करने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसका यूज कर सकते हो। हाँ डिस्टिल बिल्कुल सही, डिस्टिल गलत है। ओके उमरा फातिमा 1, बॉयल सही आंसर, राइट। चलो, विंड पावर अकाउंट्स फॉर डैश परसेंट ऑफ इंडिया टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया में विंड पावर कितना इंडिया की टोटल पावर में भागीदारी है। या देखोगे कि नहीं 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 दक्ष, आंसर डिस्टिल। भाई डिस्टिल कैसे करेगा, डिस्टिल के लिए तो पूरा प्रोसेस करवाना पड़ेगा, डिस्टिलेशन थोड़ी ना हो रहा है वहां पे दक्ष, राइट। वहां पे उस मेन काम क्या है, पानी को उबालना, बॉयल करना। हाँ हीट इज इक्वल टू, ओके 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 सर, ठीक। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है, दक्ष ने दिया 10 और 10% अभिनंदन ने दिया है, राइट। हाँ बताओ अभिनंदन। हाँ सर, 10% ही होगा। हाँ 10% बिल्कुल सही आंसर है, ठीक। सर बल्कि 10 से कम ही होता है। हाँ नहीं अब भाई पॉइंट्स में देखो, अपने आप एमसीक्यूज के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना। अगर हाँ नियरली 10, जैसे मान लो 9.8% है अप्रॉक्स, तो उन्होंने 10 लिख दिया। और अगला ऑप्शन देखो कोई 10 के आसपास है, नहीं है, तो यानी आपको 10 ही लिखना पड़ेगा। अगर वहां पे लिखा होता 9 और 10, तब हम 9 पे जाते, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर वो ऑप्शन क्या है, नहीं नहीं 40, अक्षर अक्षर 40 नहीं होगा, 40 बहुत ज्यादा हो गया भाई। 50% से ज्यादा, 60% ज्यादा तो कोल है हमारे पास, कोल से हम बिजली बना रहे होते हैं, ठीक है। तो आप नियरली जाना, ठीक है। और अगर मान लो कभी भी कोई ऑप्शन ऐसा लगे कि भाई इसमें से चारों ऑप्शन नहीं है, तो ये देखा करो कि कौन सा ऑप्शन है वो एकदम पास में है उसके, जो एकदम सही हो सकता है। मान लो कन्वेंशनल की जगह रिन्यूएबल लिख दिया है और आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कन्वेंशनल को नॉन रिन्यूएबल भी बोलते हैं, तो नॉन रिन्यूएबल में टिक लगा के आओगे। मतलब उसी के जगह अगर कुछ और भी लिख दिया जाए तो आपको आंसर्स पता होने चाहिए, ठीक है। चलो, टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड एट, इनमें से कहां पे है जहां टाइडल एनर्जी को हार्नेस किया जा सकता है, ठीक है। अब बताओ जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा कि ये पूछा, ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, और प्लस ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि नेम 3 और 4 प्लेसेस वेयर कि हम लोग टाइडल एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं, या टाइडल एनर्जी को बनाया जा सकता है इंडिया में, ठीक है। टाइडल एनर्जी अभी क्या होती है वो हम लोग पहले वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। टाइडल एनर्जी गल्फ ऑफ कच्छ, सार्थक मौर्य कह रहे हैं, ओके। हीरो कह रहे हैं ऑल, दक्ष कह रहे हैं ऑल, जिम कह रहे हैं फर्स्ट, राइट। देखो गल्फ ऑफ कच्छ में भी हो सकता है, सुंदरबन में भी हो सकता है, अंडमान निकोबार में भी हो सकता है। आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्योंकि ये हर जगह, ये देख रहे हो जितने भी प्लेसेस हैं, ये सारे के सारे सी से रिलेटेड, सी से जुड़े हुए हैं। नहीं नहीं जिम 1 नहीं होगा,
देखो ऑल ऑफ द अबव क्यों, क्योंकि ये सारे स्टेट, ये जितनी भी प्लेसेस लिखी है ये कहीं ना कहीं सी से कनेक्टेड है, और सी से कनेक्टेड है मतलब टाइड्स का असर इन पे पड़ेगा, और टाइड्स का असर पड़ेगा मतलब आपको पता है अगर किसी चीज के ऊपर टाइड्स का असर पड़ेगा तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, टाइडल एनर्जी आराम से हार्नेस कर सकते हो, राइट। तो टाइडल एनर्जी क्या होगी, यहां पे हार्नेस हो सकती है, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अब जियोथर्मल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डैश एंड सीजन, अब ये बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। जियोथर्मल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट, राइट। अब जियोथर्मल क्या है, एनर्जी जो है वो इंडिपेंडेंट है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव कैसे हो सकता है, एट का क्या होगा, ओके ओके, बिल्कुल सही आंसर है दक्ष। आंसर क्या होगा, वेदर, राइट। आंसर क्या होगा, वेदर। मतलब जियोथर्मल एनर्जी के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई कोई वेदर का कोई असर नहीं होगा। ओके दक्ष, यू आर आस्किंग, बार बार यही पूछ रहे हो सर, विच कोल इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल कोल। भाई एंथ्रासाइट कोल को क्या बोलते हैं, एंथ्रासाइट कोल आई थिंक उसको बोलते हैं क्या, इंडस्ट्रियल कोल, क्योंकि उसको हार्ड कोल भी बोलते हैं उसमें, क्योंकि कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, राइट, उसको इंडस्ट्रियल कोल बोला जाता है। और हाउस होल्ड कोल किसको बोलते हैं, ये आप लोग बताओ जल्दी से बताओ, हाउस होल्ड कोल किसे बोलते हैं। अब जियोथर्मल एनर्जी आपको पता है कि उसमें ना सीजन का कोई असर है ना ही वेदर का कोई असर है, राइट। वेदर का क्यों नहीं असर है, क्योंकि आपको पता है उसमें क्या कर रहे हो आप, अर्थ की हीट का यूज कर रहे हो अपने लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर रहे हो, राइट। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज कॉल्ड। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि कौन सा प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं जिसमें स्प्लिट करते हो रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस को, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, रिएक्शन और न्यूक्लियर बॉम्बिंग। ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर क्या है, न्यूक्लियर, हाँ बिल्कुल, उमरा सही आंसर है, उसका आंसर ब्यूटामिनस कोल है। और इसका आंसर है क्या, न्यूक्लियर फिजन। फिजन में क्या होता है, फिशन, राइट हीरो। इसमें क्या होता है कि आपके जो रेडियो एक्टिव मेटल्स होता है उसको हम स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिट मतलब तोड़ देते हैं, तोड़ने से उसमें जो एनर्जी जनरेट होगी वो क्या करेगी, हीट प्रोड्यूस करेगी, उससे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा, दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को क्या करते हैं हम लोग, मिक्स कर देते हैं, जिससे क्या होता है आप जानते हो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बट इलेक्ट्रिसिटी के साथ उसमें जो हीट जनरेट होती है वो हम लोग क्या करते हैं, संभाल नहीं पाते, वो बहुत अनकंट्रोल्ड लेवल की हो जाएगी, राइट। एंथ्रासाइट को, नहीं नहीं जी, एंथ्रासाइट को हाउस होल्ड कोल नहीं बोलते हैं, हाउस होल्ड कोल बिटुमिनस को बोलते हैं, और इंडस्ट्रियल कोल बोलते हैं एंथ्रासाइट को। ठीक है, चलो क्यों, उसका रीजन सिंपल है, कार्बन कंटेंट याद रखना। जैसे आयरन ओर का सबसे बेस्ट आयरन कौन सा होता है, ऐसा एहसान और अरविंद बताओ, आयरन ओर सबसे बेस्ट आयरन ओर कौन सा है, सर हेमेटाइट। क्यों, मैग्नेटाइट। और क्यों है, वो सॉरी सर, मैग्नेटाइट। क्यों है, रीजन। सर बिकॉज इसमें हाईएस्ट कॉम्पोजिशन ऑफ आयरन है। ठीक, बिल्कुल, मतलब अगर कोई चीज बेस्ट है तो उसमें उसका कंट्रीब्यूशन देखा करो, जैसे एंथ्रासाइट है तो आपको पता है कि, या मैग्नेटाइट है उसमें आपको पता है, या सॉरी मैग्नेटाइट है, और अगर आयरन और बाकी अगर आप उसमें देख रहे हो तो ये देखोगे कि उसमें आयरन कंटेंट कैसा है। सेम उसी तरीके से अगर कोल में देख रहे हो तो आप उसमें क्या देखोगे कि आप ये चेक करोगे कि उसमें कार्बन कंटेंट कैसा है, राइट। चलो अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियर पावर इज द डैश लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। किस नंबर पे आता है न्यूक्लियर पावर, ठीक है, किसी को पता है, सिक्स, अच्छा, अच्छा ये बताओ, सिक्स नंबर तुमने बोल दिया क्योंकि तुम्हें लगा लास्ट, बट द थिंग इज दैट, ये बताओ फिफ्थ बोल दिया या फिफ्थ, ओके लास्ट फिफ्थ, ठीक ये बोल रहे हो, ठीक है। ओके दक्ष कह रहे हैं फोर्थ, है ना, बिल्कुल। आंसर क्या होगा, आंसर होगा फोर्थ। रीजन क्या है, बहुत ही सिंपल चीज क्या है ये समझो, तुम लोग को लग रहा है लास्ट का लिखा हुआ है तो तुम लोग को लगा भाई यही है सबसे ज्यादा, बट रियलिटी में ये सबसे ज्यादा नहीं है, ये फोर्थ नंबर पे है, क्योंकि इंडिया के पास इतने सारा सोर्सेज है ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के, समझ रहे हो। सबसे ज्यादा जनरेशन कहां से होता है, आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना चाहिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा जनरेट कहां से होती है, किसी को पता है, सर कोल। कोल से, ठीक है। कोल जो है वो लार्जेस्ट सोर्स है किसका, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का इंडिया में, राइट। चल वर्ल्ड एनर्जी नीड्स, सर सबसे कम किससे होती है? कम, सबसे कम अगर हम बात करें तो वो तुम बायोमास ले सकते हो, विंड एनर्जी ले सकते हो, ये सभी बहुत कम है, सोलर ओके। एनर्जी ले सकते हो, ये सब अभी अभी तो स्टार्टिंग है ना इन सबकी। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर्स की बात करोगे तो अभी यार एग्जैक्ट नंबर में मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हो सकता है ऊपर नीचे हो, क्योंकि अभी गवर्नमेंट इस पे बहुत वर्क कर रही है। ठीक है, एग्जैक्ट जो नंबर्स आते हैं परसेंटेज, बट ये पता है कि यही सब है, क्यों, क्योंकि इन सब में अभी गवर्नमेंट ने अब फोकस करना शुरू किया है, चाहे सोलर हो चाहे विंड हो, ठीक है। बट ये जो तुम्हारी न्यूक्लियर थी, ये थी थर्मल थी, और ये तुम्हारी जो क्या कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है और कोल है, ये सब अभी बहुत पहले से, राइट। चलो अगला क्वेश्चन क्या, वर्ल्ड एनर्जी नीड्स आर राइजिंग ड्यू टू, इंडिया में या वर्ल्ड में एनर्जी नीड्स क्यों बढ़ रही हैं। ओके फिफ्थ है पक्का, अवनिंद,
सर वो एहसान बोल रहा है फिफ्थ है कि उसने पढ़ा है। अच्छा अच्छा, ओके, सॉरी सॉरी, एहसान ने पढ़ा है। राइट, ओके एहसान, वही मैं कह रहा हूँ ना, हो सकता है मेरे पॉइंट्स ऊपर नीचे हो, क्योंकि उसमें क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। फिफ्थ किसका है वैसे? अरे, ओके ओके, ठीक है, चलो, इसका आंसर क्या होगा? पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये समझो, वर्ल्ड की जो एनर्जी नीड है, वर्ल्ड में जो एनर्जी कंजम्पशन है, वो क्यों बढ़ रहा है? उसका सिंपल रीजन क्या है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो वैसे वैसे क्या होगा? आपने हमने पढ़ा था कि क्या कहते हैं, वाटर रिसोर्सेज के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, सॉइल रिसोर्सेज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पे भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा ना, एनर्जी नीड बढ़ जाएगी। अब जितने ज्यादा लोग होंगे, उतनी ज्यादा उनको एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, राइट। और इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे आप देख रहे हो कि भाई एनर्जी नीड तो वैसे ही बढ़ने वाली है, राइट। तो ये ऑप्शन भी सही है, जिसका आंसर क्या होगा? बी। राइट, सबका आंसर सही, सही सही सही, हीरो एंड सार्थक, राइट, सही आंसर। अब हम लोग क्या आते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट पे आते हैं। ठीक, चलो। एनी मटेरियल दैट इज डिस्कार्डेड आफ्टर इट इज सर्व्ड इट्स पर्पस एंड इज नो लॉन्गर यूजफुल इज कॉल्ड। जल्दी। ठीक है, इसका आंसर बहुत इजी है ना? इसका आंसर क्या है? एनी मटेरियल दैट इज डिस्कार्डेड आफ्टर इट हैज सर्व्ड इट्स पर्पस एंड इज नो लॉन्गर यूजफुल। मतलब आप ये जान रहे हो कि भाई अगर वेस्ट वेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर, सही आंसर, सही आंसर, बिल्कुल दक्ष, अभिनंदन, सही आंसर है। क्या है कि वेस्ट, देखो, चाहे आप कोई भी चीज यूज कर रहे हो, आपके सामने, आपके आसपास, अगल बगल कोई भी चीज रखी हो, उसने अगर अपना काम कर लिया आपके लिए, उसके बाद आप उसको क्या कर दोगे? उसको यूज नहीं करोगे, क्योंकि वेस्ट हो गया। अभी आप जिस बुक से पढ़ रहे हो, उस बुक को 10th में 100 मार्क्स लाने के बाद आपको लगता है कि आप उसको दोबारा खोलने वाले हो? नहीं करने वाले हो। क्यों? क्योंकि वो आप क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी, राइट। तो जिस भी चीज ने अपना पर्पस सर्व कर लिया हो, उसके बाद आप क्या करोगे? वो आपके किसी काम की नहीं, तो उसको वेस्ट ही बना दोगे। और सोचो, और सोचो ये चीज कि वर्ल्ड में इस समय 8 बिलियन से ज्यादा लोग हैं, 8 बिलियन से ज्यादा लोग हैं, और 8 बिलियन लोगों की रोज की रोज नीड जो होगी वो चेंज हो रही है। रोज ना कोई ऐसी चीज जरूर होगी जो अपना काम, अपना पर्पस खत्म कर रही है। तो रोज ना कोई कुछ, हर सेकंड कुछ ना कुछ क्या वेस्ट नया बन रहा है। तो इतना वेस्ट को कैसे मैनेज करेंगे? इसीलिए ये चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है, और कोई रीजन नहीं है भाई ये चैप्टर को ना लिखते। द रीजन इज सिंपल, वेस्ट मैनेजमेंट क्यों पढ़ाया जा रहा है? इसलिए पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आए, आपको पता चले कि भाई जो चीजें आपके सामने हैं वो कहीं ना कहीं वेस्ट होंगी, तो आपको पता होना चाहिए इसको मैनेज कैसे करना है। चलो, अगला क्वेश्चन। एनी मटेरियल दैट इज रेंडर्ड यूजलेस ड्यूरिंग और लेफ्ट ओवर इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कॉल्ड। जल्दी, जल्दी। ऐसा नहीं, किसका आंसर है? इसी का आंसर है, क्वेश्चन 2 का है। एनी मटेरियल दैट इज रेंडर यूजलेस और लेफ्ट ओवर इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, ओके दक्ष, ओके हीरो, एहसान, बिल्कुल सही आंसर। आंसर क्या है? इंडस्ट्रियल वेस्ट। मतलब जहां जहां पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और वहां पे कोई चीज अगर बच जाती है जिसका कोई यूज नहीं बचा, राइट, उसको हम क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रियल वेस्ट बोलेंगे, राइट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंडस्ट्रियल वेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन ई वेस्ट। अब आपको पता है कि पूरी वर्ल्ड जो है इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ भाग रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ भागने का मतलब ये है कि अब आप समझो कि आपको पता है कि अब बैटरीज का भी वेस्ट बनेगा। अब बैटरीज का वेस्ट जो बढ़ रहा है वो क्या करेगा? कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आज के टाइम पे हम लोग क्या जितना फोकस कर लें किसके ऊपर कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जा रहे हैं, बट आपको पता है आने वाले टाइम में क्या होगा? ये भी एक वेस्ट बन के निकलेगा। ठीक है, 10 साल की वारंटी है बैटरी के ऊपर। उसके बाद क्या होगा? ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? उसको फेंक दोगे। तो क्या है, एक टाइम के बाद आपके पास उसका भी बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन ई वेस्ट। याद करो जल्दी से। ओके, ऐसा, इसका आंसर क्या होगा? सार्थक मौर्य सिंह इथेन, दक्ष सिंह मीथेन, हीरो सिंह मीथेन। सर कैडमियम। कैडमियम, अच्छा, तुम लोगों ने साइंस में पढ़ा है कि नहीं? कुछ मेटल्स होते हैं जिनसे आपको बीमारियां होती हैं। यस सर, सर कैडमियम न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करने में भी काम आता है। चलो ठीक है, वो कैडमियम न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करने में काम आता है। बट कैडमियम से कोई बीमारी होती है कि नहीं? कैडमियम यस सर टॉक्सिस होती। होती है? सर यस सर, सर पॉइजनिंग होती थी। कैडमियम की पॉइजनिंग होती है? कोई इटाई टाई डिजीज नाम सुना कभी? सर इतना नहीं पता, बस इतना होता है पॉइजनिंग होती थी। अच्छा ठीक है, कई सारी डिजीजेज होती हैं। अब जैसे लेड हो गया, और सर लेड सी भी होती है। आपने लेड, एग्जांपल भी बताया था कि स्पाइसेस में होती है। लेट से एक बीमारी होती है जिसको ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं, एक वो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उसमें बच्चा क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, नर्वस प्रॉब्लम होती है। हीरो सही कह रहे हो, ठीक। हाइपरटेंशन होता है, उमर फातिमा कह रही है कैडमियम से, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अब मतलब कैडमियम हो गया, ये हो गया, मर्क्यूरी हो गया। उसका तो तुम लोग को पता ही है कि मर्क्यूरी क्या करता है, कौन सी बीमारी करता है, किसी को पता है? मर्क्यूरी के टॉक्सिसिटी से कौन सी बीमारी होती है? बहुत फेमस है और उन्होंने पढ़ा भी है। मर्क्यूरी के टॉक्सिसिटी से कौन सी बीमारी होती है? नहीं पता? एहसान, अवनिंद,
हम लोगों ने पढ़ा है ये चीज बायोमैग्निफिकेशन में। सर इतना बताया, लंग डैमेज कर देता है वो और पूरे स्पाइनल नर्व भाई को। भाई बहुत, ये वो आंसर है, वो जैसे हम बोल रहे थे ना कि अगर कोई पूछ ले कि ये माउंटेन कहाँ है तो बोल दो धरती पे है। तो ऐसे तुम कुछ भी पूछ लोगे हम तुमसे कि भाई ये इससे क्या टॉक्सिसिटी होगा, तो सीधे लंग्स पे ही वर्क कर दोगे। ठीक है, लंग्स और लिवर इन्हीं तो दोनों के ऊपर सबसे ज्यादा वर्क करता है। बट ठीक है, आंसर इसका है मिनीमाटा डिजीज, बिल्कुल सही आंसर है आयुष गांगुली का, मिनीमाटा डिजीज बोलते हैं उसको। ठीक है, उसका पर्टिकुलर नाम, हाँ बिल्कुल सही आंसर है एहसान, उसको मिनीमाटा डिजीज बोलते हैं। किडनी पे वर्क करता है, लंग्स पे वर्क करता है, वो तुमको पता है, उसका पर्टिकुलर नाम क्या है। ठीक है, मिनीमाटा डिजीज। ठीक है, मिनीमाटा डिजीज क्यों इंपॉर्टेंट है याद कर लो ना, क्योंकि अभी हम लोग ने इस चैप्टर में बायोमैग्निफिकेशन तुमको पढ़ाया है मैंने, वैसे एहसान अमरिंद पढ़ाया है कि नहीं? यस सर, पढ़ाया है। बायोमैग्निफिकेशन में मैंने मिनीमाटा का एग्जांपल भी दिया है। फिर भी फिश रिलेटेड है, ये कहाँ है, जापान में बहुत है। ठीक है, मिनीमाटा डिजीज वहां पे असल में क्या है, जापान से वो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट था उसमें से मर्क्यूरी जो था वो लोग क्या कर रहे थे, ऐसे ही सी में डाल रहे थे। वो सी में फिशेस जब खा रही थी, उन फिशेस को जब लोग ने खाना शुरू कर दिया तो वो वापस से मर्क्यूरी क्या होने लगा, लोगों की बॉडी में आ गया, लोगों की फूड चेन में आ गया। उससे क्या हो गया, उसका कंसेंट्रेशन बढ़ गया, और वही है बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही आंसर। राइट, चलो अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर बॉडीज अकरिंग आइदर टू नेचुरली और ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका पूरा मैंने वो भी समझाया था, प्रोसेस क्या हो रहा है इसमें, जल्दी बताओ, तो टाइमर लगेगा। सर यूट्रोफिकेशन। जैसे टाइमर लगाया आंसर बता दो। ठीक, ओके, यूट्रोफिकेशन। राइट, यूट्रोफिकेशन किसने बताया वैसे, एहसान तुमने बताया है ना, अभिनंदन ने बताया। ठीक, ये क्या होता है, इस प्रोसेस को बोल, हाँ हाँ ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वाटर बॉडीज की वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, ठीक है, उसका सिंपल रीजन है। कॉन्सेप्ट पता है, याद है कि भूल गए अभिनंदन? यस सर, सर याद है, वो एल्गाई जम जाती है ऊपर, जिसको उससे बोलते हैं ऑक्सीजन, एल्गल ब्लूम, ऑक्सीजन एल्गल का ब्लूम हो सप्लाई। जाता है ना। यस सर। एल्गल ब्लूम एक टर्म होता है जिसमें आप देखते हो कि जो आपका वाटर बॉडी है उसके ऊपर क्या होता है, ग्रीन लेयर आ जाती है पूरी एल्गे की, जिसकी वजह से क्या होता है, नीचे ना ही ऑक्सीजन जा पाती है। ठीक है, ना ही ऑक्सीजन जा पाएगी, ना ही सनरेज जा पाएंगी, जिसकी वजह से नीचे के जो एनिमल्स होंगे उनको क्या होगा, ऑक्सीजन की डिमांड क्या होगी, अब बढ़ना चाहिए, उनको क्या चाहिए, और ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन चाहिए, मगर मिल नहीं रही होती क्योंकि एक मोटी सी लेयर आ जाती है किसकी, ग्रीन एल्गेल की। तो जिसकी वजह से इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ठीक, चलो, the increase in number of phytoplanktons and algae reduces the penetration of dash light and head into water body. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन वाले प्रोसेस को बोलते हैं। इसमें क्या होगा, इसका आंसर सिंपल क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। ठीक है, अभी हमने इससे पहले पढ़ा यूट्रोफिकेशन का ही प्रोसेस। ठीक है, हाँ हीरो बिल्कुल सही आंसर है, ऑक्सीजन O2। ठीक है, इसमें क्या होता है, ना ही ऑक्सीजन जाएगी, ना ही लाइट जाएगी, और ना ही हीट जाएगी वाटर बॉडी में, जिसकी वजह से क्या होगा, उस वाटर बॉडी में ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगा। और क्या होगा इसमें, अच्छा बीओडी, जब इसको बोलते हैं बीओडी, इसको, इसका सिंपल टर्म है बीओडी, इसका मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और जब ये बढ़ेगा तो इसकी वजह से क्या होता है कि अंदर के एनिमल्स जो होते हैं वो मरना शुरू कर जाते हैं। राइट, ओके, टॉसिफ इज सेइंग सर हेलो सर, कंप्यूटर वाले सर से बात करना। तो ये नंबर है बच्चे, आप कॉल कर लो, आपसे बात हो जाएगी। चलो, डोमेस्टिक वेस्ट ऑर्गेनिक इन नेचर अंडरगोस डैश एंड क्रिएट्स कंडीशन फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस। इसमें क्या होगा, डोमेस्टिक वेस्ट में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो इसमें पैथोजेंस वो जनरेट हो जाते हैं, और वो फिर क्या बन जाता है आपका, एक तरीके से मैन्योर टाइप बन जाता है जिसको, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन। पक्का, हीरो यस फर्मेंटेशन सर। बोल रहे हैं, हीरो फर्मेंटेशन बोल रहे हैं, दक्ष फर्मेंटेशन बोल रहे हैं। राइट, राइट, तो इसका आंसर सिंपल क्या है, फर्मेंटेशन, बिल्कुल सही आंसर है। और दक्ष और आप, मुझे लग रहा है कि सबका एक तरीके से ज्योग्राफी प्रिपेयर ही हो गया है। राइट, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन में क्या होता है, इसका एक तरीके से ये जो आपके डोमेस्टिक वेस्ट में जब भी ये अंडरगोस फर्मेंटेशन क्रिएट कंडीशन, इसमें क्या होता है, सड़ना शुरू कर जाता है। सड़ने के बाद क्या होता है, उसमें पैथोजेंस ग्रो करेंगे, पैथोजेंस ग्रो करेंगे, उसको और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे। सार्थक मारे बिल्कुल सही है। ठीक है, वो क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, और फिर वो क्या होगा, मैन्योर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, चलो, डैश इज हार्मफुल टॉक्सिन दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स ब्रेन। अभी पढ़ा था हम लोगों ने, चाइल्ड्स ब्रेन को कौन इफेक्ट कर रहा है, जल्दी इसका, लेड। लेड आंसर है पक्का, एहसान? जल्दी, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, लेड। राइट, लेड होगा इसका आंसर। तो लेड इज हार्मफुल टॉक्सिन दैट अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड्स ब्रेन। वो क्या करता है, हमारे चाइल्ड्स ब्रेन को अफेक्ट करता है। राइट, फिर क्या है, डैश इज अ केमिकल दैट इज यूज्ड टू कॉज कैंसर। इसमें से कौन सा है जो सबसे ज्यादा कैंसर क्रिएट करेगा, कौन है? ठीक है, अच्छा ओके, दक्ष बोल रहे हैं लेड, हीरो लेड बोल रहे हैं, अहमद बोल रहे हैं लेड, सार्थक इज सेइंग लेड, बिल्कुल सही आंसर, लेड बिल्कुल सही आंसर है। इसका आंसर बताओ, कौन है इसमें जो आपको कैंसर क्रिएट करता है? सर आर्सेनिक। आर्सेनिक, अविनेंद्र बता रहे हैं, एहसान?
एहसान क्वेश्चन मार्क लग जाता है। एहसान के हर आंसर के बाद क्या लगता है, एक क्वेश्चन मार्क। मतलब एहसान अभी भी डाउट में रहते हैं। भाई अब बोर्ड्स आ गए, अब आंसर्स में क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, आंसर में होना चाहिए टिक, डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब। राइट आंसर आर्सेनिक बिल्कुल सही है, सबने जो लिखा है दक्ष, अल्फा नहीं, अल्फा इज सिंह कैल्शियम गलत। ठीक है, अहमद इज सिंह दक्ष। ठीक है सर, एक ही में तो किया है। अबे भाई ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, तुमको पता चलेगा तुमने एक दो जगह और किया है, नहीं तो मैं क्वेश्चन मार्क ऐसे नोटिस ही नहीं करता, तुम्हारे हर आंसर में एक दो आंसर में क्वेश्चन मार्क है। राइट चलो, आर्सेनिक सही आंसर है। राइट आर्सेनिक क्या करता है, आर्सेनिक आपको कैंसर क्रिएट करता है। आर्सेनिक कहाँ प्रेजेंट होता है सबसे ज्यादा, कहाँ पे पाते हैं ये बताओ। आर्सेनिक किसके थ्रू हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा जाता है? और पानी। वाटर। राइट वाटर जो होता है, वाटर में आप देखते हो ब्लैक 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 वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो वही होते हैं आर्सेनिक। वो क्या करते हैं, वही है जो आपके बॉडी में आपको कैंसर देके बैठेंगे। और अल्फा भाई, कैल्शियम कैसे आपको कैंसर करेगा? आपकी पूरी बॉडी ही कैल्शियम से बनी है, आप देख रहे हो पूरी हड्डियां ही कैल्शियम से हैं, तो मतलब आप कैंसर लेके पैदा हुए हो? ये भी तो देखो, है ना? तो ये भी तो देखो ना, आप कैल्शियम कैल्शियम बोल रहे हो, कैल्शियम कैसे कैंसर करेगा? कैल्शियम ऐसा होता तो दूध पी रहे हो, मतलब कैल्शियम उसमें कैल्शियम है तो आप कैंसर पी रहे हो। लॉजिक घुटने के नीचे। चलो, द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस टॉक्सिक सब्सटेंस अलोंग द फूड चेन इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? बायोमैग्निफिकेशन। राइट इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बायो मैग्निफिकेशन। क्या होता है बायो मैग्निफिकेशन अवनिंद? सर बायोमैग्निफिकेशन इज द इंक्रीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन द फूड चेन। ओके, इंक्रीज या हाँ सर, इंक्रीज होगा। हाँ इंक्रीज होगा। राइट बायो मैग्निफिकेशन आंसर सही है। बायो मैग्निफिकेशन अगर नहीं समझ आया तो सिंपल चीज क्या है, फूड चेन में अगर हमने एक जगह से कोई चीज खाई, मान लो हमने एक क्या कहते हैं एक वेजिटेबल ही खाई, जिसमें हमने क्या किया है, मान लो जिंक या फिर ऐसा पोटेशियम या हमने सल्फर या ऐसा कोई वो यूज किया है, फर्टिलाइजर यूज किया है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो अगर हम कई समय तक उसको खाते रहेंगे तो वो भी क्या होगा, मैग्नीफाई हो जाएगा हमारी बॉडी में, तो वो भी बायो मैग्निफिकेशन है। या फिर फूड चेन में ऐसे हो कि एक चीज को किसी और ने खाया, इसमें अगर थोड़ा सा क्या था, लेड था, ठीक है, तो लेड कंसंट्रेशन इसमें बढ़ गया, इसको किसी ने खाया, इसमें लेड कंसंट्रेशन बढ़ गया, इसको किसी और ने खाया, उसमें लेड कंसंट्रेशन बढ़ गया, इसको इंसान ने खा लिया तो इसमें भी लेड कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो एक तरीके से लेड यहां से तैरते हुए आपके पास आया और वो मैग्नीफाई हो रहा है धीरे धीरे, बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं इसको। समझ गए? इसी को क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। ओके अहमद, एक्सप्लेन कर दिया। बायो मैग्निफिसेंट नहीं हो, बायो मैग्निफिकेशन है। राइट चलो, द फिनोमेना ऑफ कंसंट्रेटेड टॉक्सिक सब्सटेंस एट द हायर ट्रॉपिक लेवल। सेम क्वेश्चन घुमा के पूछा बस, आंसर क्या होगा? बायोमैग्निफिकेशन। पक्का? हाँ सर। फिर से बताओ, फिर से एक बार देखो। द फिनोमेना ऑफ कंसंट्रेटेड टॉक्सिक डिपोजिशन एट द हायर ट्रॉपिक लेवल। यहाँ ट्रॉपिक लेवल की बात हो रही है, याद करो, वही मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखा करो। यहाँ तो पे ट्रॉपिक लेवल का क्या मतलब था? ट्रॉपिक लेवल और फूड चेन अलग होता है। ट्रॉपिक लेवल तुम लोग अरे यार ट्रॉपिक लेवल नहीं पढ़ा तुम लोग साइंस में? ये डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, जिसमें हम बोलते थे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और ये कार्निवोरस, फर्स्ट लेवल कंज्यूमर्स, है ना? अच्छा हाँ। हाँ सर, पढ़ा है। फूड फूड चेन इज समथिंग एल्स। और क्या कहते हैं, फूड चेन में क्या होता है, हर कोई, किसी ने इसको खाया, उसने इसको खाया, इसने इसको खाया। बट यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है, ये पहला ट्रॉपिक लेवल जिसमें हम प्रोड्यूसर्स देख रहे हैं, फिर यहाँ पे देख रहे हैं कंज्यूमर्स या प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स, इनको देख रहे हैं। तो हर ट्रॉपिक लेवल में जब कोई केमिकल या टॉक्सिन बढ़ेगा तो उसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। राइट जब फूड चेन में बढ़ेगा तो उसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। दोनों अलग अलग टर्म। दक्ष सिंह बायो एक्यूमुलेशन, सार्थक सिंह बायो एक्यूमुलेशन, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आप समझ गए बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन में डिफरेंस क्या होता है, एहसान और अमनिंद? यस सर। ठीक है, याद रखना दोनों में अलग अलग पॉइंट है। बायो एक्यूमुलेशन में क्या होगा, ट्रॉपिक लेवल होगा, और बायो मैग्निफिकेशन में क्या होगा, फूड चेन होगा। राइट चलो, द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स विल बी हायर इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें होगा टॉक्सिन का एक्यूमुलेशन सबसे ज्यादा? सर वाटर। बायो एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स विल बी हायर, बायो, अब देखो एक्यूमुलेशन बोल रहे हैं, देखो वाटर में प्रेजेंट है, एक्यूमुलेशन में मतलब किसके पास रहेगा, बॉडी के अंदर रहेगा उसके। अच्छा, तो बिग फिश के अंदर। बिग फिश, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ओके अल्फा, बहुत जल्दी याद आया तुमको यार, याद करने में। ठीक है हीरो, बिल्कुल सही आंसर है। अल्फा इज सेइंग सर अब पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। भाई अभी भी स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं, एग्जाम से एक दिन पहले स्टार्ट करना। राइट वो बहुत हेल्प करेगा आपको, बस जैसे पढ़ो वैसे दे आओ। ठीक है, बिग एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स विल बी हायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बिग फिश। राइट बिग फिश में क्या होगा, बिग फिश में आप देखते हो कि उसमें क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा, वो छोटी छोटी फिशेस को खा रहा है, उसके साथ उनके केमिकल्स भी उनकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, बिग फिश। राइट सार्थक सर, ओके सार्थक इज सेइंग कि मुझे भी ज्वाइन करना है बेटा, वो ऐप के थ्रू है ज्वाइन, ऐप में आपको एनरोल करना पड़ेगा, उसके उसकी वजह से वो ज्वाइन है। राइट वेस्ट एक्यूमुलेशन इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर डैश लाइक फ्लाइज, मॉस्किटोज, rodents एंड पेट एनिमल्स, इसमें क्या होगा?
सर वेक्टर। वेक्टर्स, राइट। वेक्टर्स क्या होते हैं एहसान? सर जो मॉस्किटो और डेंगू वगैरह। ठीक है, राइट। तो हीरोगिरी इज सेइंग 1 हेक्टर। भाई यहाँ हेक्टर कहाँ चल रही है, यहाँ एमजी हेक्टर चलाने आए हो तो वेक्टर आंसर होगा, सर राइट। सर वो जमीन नाप रहा है। है ना, वेक्टर्स, राइट, वेक्टर्स आंसर होगा। सॉरी, अभी वहीं उसके साथ हेक्टर हीरोगिरी के साथ हीरोगिरी करने लगा। ठीक है, वो वेक्टर आंसर होगा, राइट। वेक्टर्स वो होते हैं जो आपको पता है कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। सर वाटर के अंदर ब्रीड करते हैं और उससे वो एक जगह से पैथोजन को दूसरी जगह पैथोजन को ले जाते हैं। ठीक ठीक ठीक, ओके। अल्फा इज सेइंग कि भाई सर आप मोटिवेट करने के लिए गुस्सा आ रहे हो। ब्रो गुस्सा नहीं रहा मैं, बता, वो उसको मोटिवेशन ही बोलते हैं कि भाई अब तो किताब खोल ले, है ना, अब तो एग्जाम सर पे है, अब तो किताब खोल लो, अब नहीं खोलोगे तो कब खोलोगे, राइट। अब तो रिवीजन का टाइम आ गया, है ना। अब तुम ये कह रहे हो कि अब क्या करना चाहिए, अब पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, है ना। तो अब रिवीजन का टाइम है बच्चे। अगर आपको लग रहा है कि आपको अभी कुछ चीजें हैं जो नहीं समझ में आ रही तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख लो, आपको पूरी ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी उसमें, है ना। मेरी प्लेलिस्ट में आप देखोगे मैंने उसमें पीवाईक्यूज भी करवाए हैं पूरे लेक्चर्स के, प्लस मैंने हर चैप्टर को भी खत्म करवा दिया है ना। तो आप क्या करो, आप उसमें एक बार देख लो ना। आपको अगर उसमें तब भी प्रॉब्लम हो तो अभी तो मेरी क्लासेस चली रही हैं एक एक हफ्ते तक, आप उसमें पूछ लेना, राइट। डिजीज कॉजिंग एजेंट अभिनंदन आसान बोल रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर नॉट स्प्रेड बाय हाउस फ्लाइज, इसमें से कौन सी डिजीज है जो हाउस फ्लाइज के थ्रू नहीं होती है। ठीक है, ये बॉसिस नहीं होगा, हमें बायोसिस होगा, बायोसिस। इसमें से कौन सर सी है? मेरे हिसाब से डायरिया नहीं होगा। अच्छा, वो शायद पक्का। पानी पानी से फैलता था। ओके, अच्छा ये बताओ, नॉट स्प्रेड बाय हाउस फ्लाइज, हाउस फ्लाइज ही तो तुम्हारे पानी में बैठ बैठ के तुमको डायरिया करवाती हैं भाई। पानी, अच्छा ठीक है, तो तुम्हारे घर में पानी में डायरिया वाले वो बैक्टीरिया आए कैसे? तो कंटेमिनेटेड वाटर आया होगा आगे से। अच्छा, कंटेमिनेटेड वाटर कहाँ से आया, ये भी तो सर देख। वो हाँ, कंटेमिनेटेड वाटर कैसे पहुंचा तुम्हारे घर? सर वो नहीं पता। वही तो पहुंचा, हाउस फ्लाइज ही तो पहुंचा रही हैं। हाउस फ्लाइज क्या करती हैं, अपने अंडे दे देती हैं, राइट। वो अपने अंडे दे देंगे, वो जरूरी नहीं पानी में ही दे, वो किसी तुम्हारे आउटसाइड ईटेबल, जैसे तुमने बाहर से कोई चीज मंगाई, ठीक है, मान लो तुमने कोई खाने की चीज मंगाई और उस खाने पे तुमको पता नहीं है, तुमने तो मंगा ली, बट रियलिटी में उसमें क्या है, पहले से मक्खी बैठ रही थी, उसने क्या किया, अपने अंडे दे दिए। तो उसमें क्या होगा, आपको डायरिया हो जाएगा, डायरिया भी हो जाएगा, टाइफाइड भी हो जाएगा, कॉलेरा, ये सब चीजें उसी से होती हैं, राइट। इसका आंसर होगा ये एमोबायोसिस, ये आंसर होगा। चलो, अब वार्मिंग अप ऑफ द एटमॉस्फेयर ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका सिंपल आंसर क्या है, क्या है आंसर? सर ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग। क्या है आंसर? ग्लोबल वार्मिंग, राइट। वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग अप ऑफ द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज, ओके, हीरो इज सेइंग, ये फंस गया सीएम, कौन फंस गया भाई? अच्छा, एक बच्चा था, उसको मैंने उल्टा बोल दिया, समझा दिया थोड़ा। चलो, वार्मिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कॉल्ड ग्रीन, क्या होता है इसको, बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। कहीं बिल्कुल सही आंसर, हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं इसको। चलो, अब हेपेटाइटिस, डायरिया, कोरोना आर विच टाइप ऑफ डिजीजेस, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक। कौन सी? वायरस। वायरल डिजीजेस किससे होती है, वायरसेस से होती है, राइट। यस सर। ओके, ये बताओ क्या कहते हैं, ठीक है, तो ये कौन सी डिजीज है, वायरल डिजीजेस। और एक दो डिजीजेस हैं कोई वायरल जो तुमको पता है वायरल से, वायरस से होती हो। सर ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, नो बेटा, वो बैक्टीरिया से होती है। आप मुझे बस ये बता दो पढ़ने, अब मुझे बस इतना बता दो, ये क्या लिखा है, पढ़ना कितना है वो बता दो, उसके बाद मेरे से आगे कोई निकल जाए तो बोलना सर, ओह। सर कोल्ड भी तो होता होगा वायरस से। क्या हो गया, हाँ बिल्कुल होता है, ओके और फिर अल्फा। वो हाँ, बोलो बोलो और बोलो। फिर वो फ्लू भी जो फ्लू हो जाता है, स्वाइन फ्लू वगैरह, वो भी हाँ वायरस से ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। ओके अल्फा, यू आर सेइंग कि बस तुमको बता दो, तो मैं तुमको सिंपल चीजें बता रहा हूँ भाई, तुम जाओ मेरी प्लेलिस्ट देखो, और ना उस प्लेलिस्ट को तुम अगर 2-3 बार भी देख लेते हो ना, तो मैं बता रहा हूँ तुमसे आगे कोई नहीं जा पाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, बस उसको ढंग से पढ़ लेना, राइट। चलो, ड्राई वेस्ट कंसिस्ट ऑफ वेस्ट दैट इज, ड्राई वेस्ट में कौन सा वेस्ट होता है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन टॉक्सिक या ऑर्गेनिक? बायोडिग्रेडेबल। हम्म, ओके, वायरल फीवर हीरो कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही आंसर। बायोडिग्रेडेबल, ड्राई वेस्ट में बायोडिग्रेडेबल होता है पक्का, या नॉन सर बायोडिग्रेडेबल? नॉन 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 बायोडिग्रेडेबल होगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा, क्योंकि जो तभी आप, तभी उसको जलाते हैं। और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जब होगा तो याद रखना कि वो कौन सा होगा, याद रखना वेट होगा, याद रखो वेट होता है ना, उसको बोलते हैं वेट, जो चीजें गीली होती है ना उसको हम लोग क्या करते हैं, यस फिर सर। उसको सड़ा सड़ा के उसको बायोडिग्रेडेबल सड़ा देते हैं, राइट, बिल्कुल सही आंसर है दक्ष, जो कि जिसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। कोई हीरोगिरी इज आस्किंग कि बार बार कि हु इज रिप्लाइंग, बच्चे वो हमारे ऐप के बच्चे हैं वो, राइट, वो बात कर रहे हैं।
नाउ ड्राई वेस्ट क्या होता है आपको पता हो गया, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। वेट वेस्ट होगा वो क्या होगा आपका बायोडिग्रेडेबल होगा। ठीक है चलो अगला है वेट वेस्ट इज अ वेस्ट दैट इज, अब देखो अगला क्वेश्चन वही आ गया, वेट वेस्ट कैसा होगा? सर ऑर्गेनिक। ओके एहसान बेटा, वो जो तुमने कॉलेरा लिखा है, कॉलेरा की जगह तुमने कार्डेरा लिख दिया है, वो कार्डेरा, वही मैं कह रहा हूँ ज्योग्राफी में हर टर्म का अलग मतलब है। कार्डेरा इज अ लेक, वो हमेशा वहां बनता है जहां पे वॉल्केनो होता है, वो कॉलेरा होगा जहां पे तुम लिख रहे हो कार्डेरा। ठीक है याद रखना, ज्योग्राफी में हर टर्म का कुछ अलग मतलब होता है। तो तुमने जो कॉलेरा लिखा वो कार्डेरा जो है, कार्डेरा इज समथिंग एल्स, कार्डेरा इज अ लेक। ठीक है चलो कोई बात नहीं। ये है वेट वेस्ट इज अ वेस्ट दैट इज, क्या होगा? सिंपल चीज क्या है? सर ऑर्गेनिक होगा। ऑर्गेनिक होगा बिल्कुल। ठीक है डैश ऑफ वेस्ट इज द की टू इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें क्या होगा आंसर? सर सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं उसको? सेग्रीगेशन। सर सेग्रीगेशन। ओके एहसान सेग्रीगेशन क्या होता है? क्या हो गया एहसान? एहसान इज, Sir, state of settling something apart from others. हाँ ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं आपस में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हर टाइप के वेस्ट को अलग अलग लिख रहे हैं। ठीक है ओके ओके चलो अगला क्वेश्चन क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा? सेग्रीगेशन। सिंपल क्या है, सेग्रीगेशन इज द इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? सर ह्यूमन। ठीक है फिर किसने बोला था ये? अरविंद तुमने बोला था ना मैंने। यस सर। ओके ठीक है फिर से क्वेश्चन देखो, तब तक देख लेता हूँ बाकी सबका आंसर क्या है। ओके दक्ष यू आर सेइंग सेग्रीगेशन सही आंसर है। ठीक मैजिक बडी, सेग्रीगेशन सही आंसर। ठीक है इसका आंसर बताओ एहसान जल्दी बताओ, क्या होगा? ह्यूमस होगा, सॉइल होगा, रबर होगा कि कंपोस्ट होगा? Human. फिर से ह्यूमस। ओके बढ़िया। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है सर यहाँ पे कंपोस्ट इसलिए नहीं हो सकता ना, कि, क्योंकि यहाँ पे वेट वाले की बात नहीं करी गई है। किसकी बात नहीं हो रही है? सर वेट वेस्ट की बात नहीं करी गई है। अच्छा ठीक ठीक ठीक, तुमने बोला वेट वेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ह्यूमस। हमने ह्यूमस किस चैप्टर में पढ़ा ये बताओ? सर सॉइल। सॉइल, आंसर बता दिया तुमने सॉइल। सॉइल में तुम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो देने जाते नहीं हो। ठीक है वहां पे क्या होता है, पत्तियां जो होती हैं वो सड़ सड़ के ह्यूमस बनाती हैं, राइट? हाँ सर वो है ना? सर हमने ये उसमें भी पढ़ा था नेचुरल वेजिटेशन में। हाँ तो क्या होता है, वो वही चीज है ना, जो आपके जो वेस्ट होगा, जो प्लांट का वेस्ट होगा वो सड़ सड़ के क्या बनता है, ह्यूमस बनता है, और सॉइल को एसिडिक बना देता है, राइट? यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात हो रही, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात होती है तो वहां पे क्या होगा, कॉम्पोस्ट बनाओगे तुम उसको। समझ गए? देखो ये कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, क्यों है? इसलिए दिए गए हैं ताकि तुम ये समझो कि भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके आंसर किस हिसाब से लिख रहे हैं। अब समझ में आया एहसान और अवनिंद? सर समझ नहीं आया। ये समझ नहीं आया। देखो सिंपल चीज क्या है, हमने बोला था बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू, अब तुमको लग रहा है कि भाई ह्यूमस में कन्वर्ट हो सकता है। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस आपको पता है, ह्यूमस हम लोग ने आज तक यही पढ़ा है कि भाई द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल विच इज ऑर्गेनिक इन नेचर, राइट? ये पढ़ा हम लोग ने। और ये कैसे बनती है? ये बनती है आपकी जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं, जो फर्मेंट या बोलते हैं ना सड़ सड़ के जो बनती है, ब्लैक लेयर बना देती है, वो ह्यूमस होती है। कॉम्पोस्ट जो होता है, कॉम्पोस्ट जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा उसको सड़ाने के बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है, तो वो होता है तुम्हारा। अब कॉम्पोस्ट जो है वो तुम क्या करते हो, अपने कागज को भी सड़ा के तुम क्या बना सकते हो, कॉम्पोस्ट बना सकते हो। अपने घर की जो एनिमल बता रहे हैं, अपने घर में तुमने जैसे खाना खाया, ठीक है, उसको भी सड़ा रहे हो, उसको सड़ा के भी तुम क्या बना सकते हो, कॉम्पोस्ट बना, सबको मिक्स कर सकते हो, राइट? वो सारा क्या हो जाएगा, कॉम्पोस्ट हो जाएगा। बट बायो वहां पे जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल, वो हो रहा है वहां पे सिर्फ एनिमल वेस्ट या फिर ट्री वेस्ट जो मिलकर बनेगा वो ह्यूमस हो जाएगा। अब समझ में आया एहसान? चलो यस सर। ओके डैश द चीपेस्ट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है नाथिंग इज सेइंग ह्यूमस, ह्यूमस नहीं होगा बच्चे, कंपोस्ट होगा। इसका आंसर क्या है? डैश द चीपेस्ट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। सर रिसाइकलिंग। वेस्ट डिस्पोजल बोला है, फिर क्वेश्चन देखो। अच्छा अच्छा हाँ सर ओपन डंपिंग होगा। वही कह रहा भाई, वही चीज है। क्वेश्चन को ना, क्वेश्चन लगेगा बहुत ही आसान है, बट ना ये जो याद सर रखना। मुझे लगा उन्होंने बोला है वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है वो मैं समझ गया, अभी तुम क्या समझे वो मैं अभी तुम्हें कुछ कह भी नहीं रहा, बस मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ, इसलिए एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। एमसीक्यूज कराने का मतलब सिंपल ये है कि भाई तुम ये समझो कि क्वेश्चंस जो हैं तुमको लगेगा भाई ये तो आता है, हड़बड़ी में बिल्कुल क्वेश्चन करके मत आना, घर आके तुमको लगेगा 100 आ रहे हैं और गलती कराओगे, है ना? ये समझ रहे हो ना कि एमसीक्यूज क्यों कराया जा रहा है? एमसीक्यूज कराने का मेन मकसद ये नहीं कि भाई हम तुमको बोले तुमको नहीं आ रहा है। एमसीक्यूज कराने का सिंपल मतलब ये है कि आप ये समझो कि आप जो क्वेश्चंस हैं आपको लगेगा भाई ये आंसर तो मुझे आता है, बट आपने एक कोई वर्ड ऐसा है जो नहीं पढ़ा और आपने पूरा आंसर बदल दिया, राइट? इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ओपन डंपिंग। बिल्कुल सही आंसर है ओपन डंपिंग, राइट? ओपन डंपिंग, दक्ष बोल रहे हो ओपन डंपिंग, नातिक बोल रहे हो ओपन डंपिंग, ओपन डंपिंग इज द करेक्ट आंसर, हीरो, राइट? ओके मोहम्मद आसिम आप कह रहे हो कि आपका नाम ले लो, बिल्कुल औसिफ आपने जो बोला है आपका नाम ले लिया गया, राइट? नैतिक 1।
राइट, सही आंसर है। ओके, नैतिक कह रहे हैं हीरो कह रहे हैं मैं यही करता हूँ नेबर के घर के सामने, बहुत मजा आता है। जिस दिन वो तुम्हारे घर के सामने कर देगा उसको भी मजा आ जाएगा, है ना, तो हो जाएगा टिट फॉर टैट। ओके, नैतिक इज सेइंग व्हाट इज इंसिनरेशन। अभी इंसिनरेशन जो है वो भी आएगा, राइट, अभी इंसिनरेशन का एमसीक्यू आएगा तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, इंसिनरेशन बहुत ही आसान प्रोसेस है, राइट। या फिर समझ लो इंसिनरेशन क्या है ये समझो, अभी समझ लो तो यार। इंसिनरेशन होता है कि कोई भी वेस्ट को कंट्रोल्ड मैनर में बर्न करना, जिससे बिल्कुल उसके अंदर से जो हार्मफुल गैसेस निकले वो हम वापस से इजीली डिस्पोज कर सकें, बिल्कुल एटमॉस्फेयर में रिलीज कर सकें। ठीक ठीक, बिल्कुल सही। आई होप अब नैतिक लोग सबको समझ में आ गया होगा इंसिनरेशन क्या होता है। इंसिनरेशन सिंपल चीज क्या है, आप बड़े वेस्ट को क्या कर रहे हो, उसका साइज छोटा कर रहे हो, ठीक है, छोटा साइज क्या कर रहे हो और उसमें से क्या कर रहे हो, जो भी हार्मफुल गैसेस है उसको एक तरीके से कलेक्ट कर रहे हो और फिर उसको सही तरीके से डिस्पोज करोगे, राइट। इसमें आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हो किसका, आप इस्तेमाल करते हो कंबशन का, आप हीट कर देते हो, जला देते हो। जैसे आपके पास वेस्ट है, आई थिंक बोल दो आप 200 केजीज का या 2000 केजीज के वेस्ट का, जो कि आराम से बर्न हो सकता है, राइट। आप क्या करोगे, उस 2000 केजीज के वेस्ट को बर्न करोगे, उसमें जो गैसेस होंगी उसको कंट्रोल करोगे, उसको आप एक जगह से ट्रैप करोगे, रखोगे, ताकि, या फिर आप उसको क्या करोगे, उसको किसी भी तरीके से प्रेशराइज करके एक छोटे से एरिया में कन्वर्ट कर दोगे। प्लस जब आपने उस 2000 केजी के जो वेस्ट को जलाया वो बन जाएगा 2 केजी में, जलने के बाद ऐश में। अब उसको आराम से आप क्या कर सकते हो, आराम से डिस्पोज कर सकते हो। तो ये सिंपल प्रोसेस क्या है इंसिनरेशन का, इजिली डिस्पोज ऑफ कर देने का अपने बड़े बड़े वेस्टेज। ठीक है, समझ गए, चलो। ओके, अगला क्वेश्चन, दैट इज द वे ऑफ डिस्पोजिंग वेस्ट ऑन लैंड विदाउट कॉजिंग हेल्थ हजार्ड और पब्लिक सेफ्टी। क्या बोलते हैं इसको जल्दी से। तो सैनिटरी लैंडफिल। ठीक है, सिंपल आंसर है इसका, क्या बोलते हैं इसको। हो गया नैतिक, इंस्टॉलेशन समझा दिया बच्चे, हो गया हो गया। इसका सिंपल आंसर क्या है, इसका सिंपल आंसर है सैनिटरी लैंडफिल, राइट। अब देखो सिंपल चीजें क्या है, सैनिटरी लैंडफिल क्या होता है, सैनिटरी, ठीक है, ओके नैतिक सिंह बता दियो। सैनिटरी लैंडफिल में क्या होता है, हम लोग ओपन डंपिंग करते हैं, ओपन डंपिंग के बाद क्या करते हैं, ओपन डंपिंग में क्या होता है, हम लोग खुले में वेस्ट डाल देते हैं। ओपन डंपिंग के साफ साफ पता चल रहा है हमने क्या किया, डंप कर दिया सारे वेस्ट को, और क्या होगा, एक ही जगह सारा पहाड़ बन गया। ये हो गया तुम्हारा क्या, ओपन डंपिंग। बट सैनिटरी लैंडफिल में क्या होता है, आपने गड्ढा किया, वेस्ट को जमा किया, वेस्ट को जमा करने के बाद एक पतली सी लेयर लगाई सॉइल की, फिर जमा किया, फिर पतली सी लेयर लगाई। तो ये क्या होता है, ये एक तरीका होता है जिसमें आप देखते हो कि आपका पोल्यूशन जो होगा वो कम से कम हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। ओके ओके नैतिक, क्या हो गया, इंसिनरेशन भाई समझा तो दिया है, ठीक है। डैश इज एन एरोबिक मेथड ऑफ डिकम्पोजिंग सॉलिड वेस्ट। कौन सा मेथड है जिसमें आप सॉलिड वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं, कौन सा प्रोसेस, जल्दी। सर कंपोस्टिंग। क्या होगा, सर कंपोस्टिंग होगा। ओके ओके, सही आंसर, ठीक। दक्ष इज सेइंग सैनिटरी लैंडफिल, बिल्कुल सही आंसर, राइट। ओके नैतिक, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब इसका आंसर देख लो, सिंपल आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग एरोबिक मेथड ऑफ डिकम्पोजिंग सॉलिड वेस्ट, मतलब सॉलिड वेस्ट को डिकम्पोज करने का एरोबिक मेथड। एरोबिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में जब हम लोग क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, सॉलिड वेस्ट को सड़ा रहे हैं, गला रहे हैं, और उस प्रोसेस को बोलते हैं कंपोस्टिंग, क्योंकि ये हेल्प करता है हमारे क्या, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल सही आंसर हीरो। ओके नैतिक, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम द हाउस होल्ड अंडरगो डैश टू फॉर्म अ कंपोस्ट। क्या होता है इसमें, सर डीकॉम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन होगा, रिडक्शन होगा, बर्निंग होगा, चर्निंग होगा, क्या होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम द हाउस। हाँ हाँ, शायद डीकॉम्पोजिशन होता था ना, बायो ऑर्गेनिक। ठीक है, डिकम्पोजिशन होता है, पक्का एहसान। हाँ सर। ओके ठीक है, सिंपल आंसर है डिकम्पोजिशन, बिल्कुल सही आंसर। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, एक तरीके से ब्रेक करना, राइट। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो ब्रेक हो जाएगा छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में, उसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो यही होता है आपके ऑर्गेनिक वेस्ट में, क्या करते हैं हम लोग, डिकम्पोज कर देते हैं और वो क्या बन जाता है, कॉम्पोस्ट बन जाता है, राइट। कंपोज पुअर सॉइल बाय एडिंग, ठीक है, देखो अब यहां पे क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स, मैन्योर, सर शायद मेन्योर होगा। ठीक है। कंपोस्टिंग सिंपल एक तरीके से क्या है, मैन्योर, राइट, है ना। Yes, sir। ओके चलो, और फिर उससे फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक। अबे रिजुविनेट्स का मतलब सिंपल यही होता है, रिजुविनेट्स का मतलब क्या होता है, फिर से रीबर्थ एक तरीके से करवा देना, जो सॉइल की फर्टिलिटी एकदम खत्म हो गई है उसकी रीबर्थ करवा देने को बोलते हैं ये चीज, ठीक है। चलो अब हम लोग के क्या हो गए, हम लोग के एक तरीके से 60 या 70 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन या 50 या 70 क्वेश्चन के आसपास हो गए, राइट। हम लोग ने ये देख लिया कि 3 चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स में आप लोगों से मैंने जहां तक नोटिस किया कि आप लोगों को आंसर्स आ रहे थे, बट एक गलती आप भी कर रहे हो, यूट्यूब पे जितने लोग हैं वो भी यही कर रहे हैं। वो ये कर रहे हैं कि पहली चीज क्या, वो जितने ऑप्शंस हैं उसको ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, राइट।
ऑप्शन को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, प्लस क्वेश्चन में जो माइन्यूट माइन्यूट टर्म्स है ना, अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ा और उसमें बाद में कहीं पे नॉट लिखा है और आपने वो नॉट नहीं पढ़ा तो आप पूरे आंसर को गलत कराओगे। और याद रखना आईसीएससी को ये पता है कि आप जल्दबाजी करोगे क्योंकि एग्जाम का प्रेशर है, ठीक है, आप जल्दबाजी में वो नॉट नहीं पढ़ोगे, पूछ लिया जाएगा व्हाट आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल्स अमंग देम विच आर नॉट द बायो, इसमें ऑप्शंस में लिख दिया जाएगा, राइट। और अगर आपने वो नॉट नहीं पढ़ा और आपने नॉन बायोडिग्रेडेबल के ऊपर टिक लगा दिया और आपके आंसर गलत, समझ रहे हो। इसलिए सारे क्वेश्चंस को अभी हम लोग और भी 3-4 दिन अभी और डिस्कशन करेंगे, बट द थिंग इज दैट अगर आप लोग घर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हो तो याद रखना पीवाई आप लोग ने इतना पढ़ लिया है जितने बहुत मार्क्स आने के लिए बहुत अच्छे हैं कि आपके 90+ 100 आ सकते हैं। बट थिंग अब क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अब आप जब पीवाईक्यूज देखोगे, ठीक है, पीवाईक्यूज में अगर आप देखोगे पीवाईक्यूज के क्वेश्चन देखोगे और हमारे एमसीक्यूज देखोगे तो आपको सब मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। और अगर नहीं मिल रहा होगा तो याद रखना जितनी मैंने पीडीएफ दी है, अगर जहां तक मुझे लगता है, मतलब मैंने ऐसी पीडीएफ बनवाई थी कि आपको उसमें उसके से बाहर कुछ ना पढ़ना पड़े, ठीक है। अब ये बताओ एहसान एंड अवनिंद, अभी और कोई तो आया नहीं है, सब लोग पढ़ ही रहे होंगे कहीं ना कहीं, ये बताओ तुम लोग को लग रहा है कि पीडीएफ से बाहर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोग अभी हम लोग ने इतने एमसीक्यूज किए, अब बोर्ड्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं। और हो सकता है क्वेश्चन तुम लोग को विजिबल ना हो क्योंकि मैंने थोड़ा ज्यादा इसको जूम करवा दिया है, बट मैं पढ़ देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, राइट। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। सिंपल चीज क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट का मतलब क्या है, अभी हम लोग ने पढ़ा था, अभी सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट के ऊपर एक एमसीक्यू पढ़ा, राइट। वेस्ट उस पॉइंट, हाँ अभिनंदन बताओ। Sir, segregation of waste is the sorting and division of waste into different categories for better waste management and disposal. ओके एहसान किसका आंसर है भाई, ये क्वेश्चन 4 का आंसर नन ऑफ द अबव होगा। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन बताओ इस एमसीक्यू में क्वेश्चन 4। अरे बहुत पीछे जाना पड़ेगा, इसका एमसीक्यू 4 क्वेश्चन 4, ये तो यार ये इसमें तुम बता रहे हो नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन बता देना मुझे, मैं देख लूंगा। अच्छा अगर तुम्हें लग रहा है उसमें कुछ गलती है तो जो तुम्हें लग रहा है सही वही होगा, फिर हो सकता है मैं भी कुछ गलत हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी हम लोग इस पे आते हैं, मुझे क्वेश्चन या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मुझे बता देना, या क्वेश्चन का खाली टर्म बता दो, पहला क्वेश्चन किसके ऊपर था वो मुझे बता दो, मैं समझ जाऊंगा किसकी बात हो रही है, ठीक है। चलो व्हाट डू यू मीन सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, सिंपल चीज क्या देख रहे हो, एक नंबर का आ रहा है, एक नंबर का, इसमें 2 नंबर लिखिए, 2 नंबर क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट पूछा है 1 नंबर का, एंड व्हाई सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एसेंशियल फॉर डिस्पोजल 1 नंबर का, ये समझ रहे हो। आपको अपने बुक से वो बड़े बड़े जो आंसर्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, राइट। उस पर आप सोचो कि बहुत बड़े बड़े आंसर याद करोगे, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 10 मार्क्स के क्वेश्चन, एक पूरा टॉपिक आएगा, 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आप देखोगे 3-3 मार्क्स से 2 क्वेश्चन होंगे और 2-2 मार्क्स से 2 क्वेश्चन होंगे। अब 3-3 मार्क्स के होंगे तो कॉमन सेंस में 3 क्वेश्चन होंगे, वो भी 1-1 नंबर के होंगे, या फिर एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, 1 नंबर होगा, एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का। मतलब क्वेश्चंस में जो आप देखोगे कि बड़े क्वेश्चन जितना आप सोचोगे उतना नहीं है, हर टॉपिक के ऊपर आपको सिर्फ 2 या 3 पॉइंट्स याद करने हैं, उससे ज्यादा पॉइंट मत याद करना, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एफर्ट है, और ज्यादा पढ़ लोगे तो भाई एग्जाम तक आते आते भूल जाओगे, राइट। एहसान एंड अभिनंदन और बाकी सब लोग ये याद रखना कि भाई 3 पॉइंट 4 पॉइंट मत याद करना, 3 पॉइंट्स मैक्स होते हैं याद करने के लिए, इससे बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं। तो चुपचाप जितना बोला जा रहा है बस वैसे पढ़ते रहो, आराम से 100 मार्क्स आ जाएंगे, मैं भी खुश, आप तो बहुत डबल खुश, राइट। व्हाई शुड सीवेज बी ट्रीटेड बिफोर डिस्पोजल, अब ये बताओ आंसर, एहसान जल्दी बताओ, एहसान ये बताओ आंसर क्या है, व्हाई शुड सीवेज बी ट्रीटेड बिफोर डिस्पोजल, डिस्पोजल से पहले सीवेज को क्यों ट्रीटमेंट करना चाहिए। ओके Sir, to remove its impurities and to prevent like the devastating effect. ओके ठीक है, See, सही आंसर, ठीक है। ओके दक्ष, अब यू आर सेइंग उसका आंसर ह्यूमस है तो आप ह्यूमस होगा, ठीक है, राइट। अगर वो क्वेश्चन में हो सकता है ऊपर नीचे हो गया, मैंने गलत टिक लगा दिया हो, पर आंसर अगर आपको लग रहा है ह्यूमस है तो हो सकता है ह्यूमस हो। अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन देखो, राइट। मैं वही कह रहा हूं ना कि भाई ये क्वेश्चन एक तरीके से मिनीमाटा, ओके, मानस कुशवाहा इज आंसरिंग मिनीमाटा ऑफ दैट क्वेश्चन, उतना पुराना क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। हाँ अभिनंदन बताओ। सर जो सीवेज वाटर होते हैं उसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं और पॉल्यूटेंट बना देते हैं वाटर में, उस वजह से वो हार्मफुल हो जाता है। हाँ ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसका पहले ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो वो क्या करेगा, हमारे वाटर को वाटर पोल्यूशन करवा देगा वो, राइट। तो ये इसमें हार्मफुल मेटल्स भी होंगे जैसे लेड वगैरह, लेड वेड भी होते हैं, राइट, हार्मफुल मेटल्स जो होते हैं वो उसमें भी मिलते हैं, राइट। तो ये चीजें क्या है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं उसमें खाली ह्यूमन वेस्ट थोड़ी ना होता है, उसमें आसपास के भी वेस्ट भी होते हैं, ठीक है, वो मिनरल्स भी मिल जाते हैं उसमें, ठीक। तो इस वजह से क्या होता है, हमको उसको पहले ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन देख लो क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वेस्ट एक्यूमुलेशन इन टेरेस्ट्रियल लाइफ। इससे आसान क्वेश्चन कोई मिल सकता है बोर्ड में, हम लोग को लगता है वेस्ट एक्यूमुलेशन, वेस्ट चैप्टर है बहुत टफ होगा, ये होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि वेस्ट का टेरेस्ट्रियल लाइफ, जो लोग धरती पे रह रहे हैं और टेरेस्ट्रियल पे रह रहे हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, बस ये पूछा, क्या पड़ेगा सर, किसी को पता है, अभिनंदन, एहसान,
सर एक तो डिजीजेस हो जाएंगी बहुत सारी, सिंपल, ऊपर से पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, बस और दो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। 2 पॉइंट हो गए है ना, 3 पॉइंट्स हो गए, आंसर तुम्हें 1 पॉइंट में करना है, बात खत्म। समझ रहे हो? और याद रखना भाई, वो मत लिख के आ जाना कि अगर तुम्हें लग रहा ये क्वेश्चन है 3 नंबर का है और सब, पहले देख लिया करो क्वेश्चन किस बात में। देखो ये क्वेश्चन सी है, क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और 3 क्वेश्चन अलग है उसमें, 3 मतलब हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, 1 मार्क का है तो कितने लाइन में लिखोगे आंसर? 3 लाइन से ज्यादा मत लिखना क्योंकि कोई मतलब नहीं, ठीक है? ओके, सेपरेटिंग द वेस्ट, अहमदी, राइट। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन? वाटर पॉल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे? सर एक तो वाटर, मतलब वाटर के अंदर जो लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ, उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ऊपर से वाटर पॉल्यूट होगा, तो मतलब पॉल्यूशन होगा, वाटर पॉल्यूशन। हाँ, समझ जाओ कि वाटर पोल्यूशन क्या डैमेज डैमेज इकोसिस्टम। करेगा हमारे पूरे इकोसिस्टम हाँ को, सर। चाहे वो वाटर बॉडीज हो, ठीक है, या फिर आप समझो कि लैंड को भी क्या करेगा? डैमेज करेगा, वो हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है उसको डैमेज करेगा। तो ये क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज है, ठीक है? व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ कंपोस्टिंग? मतलब हम लोग ने कंपोस्टिंग के ऊपर एमसीक्यूज भी किए और उसी का बेनिफिट के ऊपर क्वेश्चन आ गया। हाउ कैन रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्ट? ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि वेस्ट को रिसाइकिल करोगे तो वेस्ट कैसे खत्म होगा? सिंपल चीज क्या है कि ये समझो कि ये चीज क्या पूछ रहे हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है भाई? ये क्वेश्चन 4 ऐसा कौन सा है जिसने इतना हड़बड़ी मचा रखी है भाई? अभी रुको मैं देखता हूँ, मैं खुद ही देखता हूँ क्वेश्चन 4 कौन सा है। सबने यही क्वेश्चन 4 बोल रखा है। क्या है क्वेश्चन भाई आसान? चलो अच्छा, मैं खुद ही देखता हूँ, अभी रुक जाओ, पहले ये देखते हैं। हाउ कैन रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्ट? सिंपल चीज क्या है, ये पूछ रहे हैं कि कैसे हम रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट करेंगे तो हमारा वेस्ट रिड्यूस हो जाएगा। तो कॉमन सेंस है भाई, अगर हम रिसाइकलिंग करना शुरू कर देंगे तो उस चीज का, जिस चीज का भी रिसाइकिल कर रहे हो, मान लो अगर आप प्लास्टिक का रिसाइकलिंग कर रहे हो तो नई प्लास्टिक जो होगी वो बनेगी नहीं, तो रिसाइकलिंग वाली चीजें चलती रहेंगी, तो क्या होगा, अपने आप जो वेस्ट आगे चल के धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? ओके। मेंशन वन इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट टू मैनेज वेस्ट। ऐसा क्या है जो गवर्नमेंट करती है जिसमें मैनेज वेस्ट होता है? आप इसमें सिंपल एग्जांपल लिख सकते हो आपके रिसेंट, ये इसमें क्या है, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे कि सर आप, गवर्नमेंट स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च कर रहा हाँ है, उसमें बिल्कुल, वो हमें सिखा रही है कि सेग्रीगेशन कैसे कर सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट का, हम्म, ड्राई वेस्ट अलग कर सकते हैं, वेट वेस्ट अलग कर सकते हैं, मेडिकल वेस्ट अलग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इसी तरह पता है एक बार क्या हुआ कि मैं एक हॉस्पिटल में गया, राइट? तो एक हॉस्पिटल में लिखा था, एक बहुत बड़े रूम में लिखा था BMW। आई वाज लाइक, क्या हॉस्पिटल में BMW मिलती है क्या? है ना? तो मैं बहुत बहुत टाइम लगा मुझे समझने में, मतलब कि उसी दिन समझ गया था वैसे तो, मैं उसी के चारों तरफ घूम रहा था, मुझे लगा हो सकता है कोई BMW निकलेगी उसमें से, बट रियलिटी में वो क्या था, उसका सिंपल मतलब था बायोमेडिकल वेस्ट, राइट? तो वो भी वेस्ट, उसका भी डिस्पोजल अलग तरीके से होता है, याद रखना। जो बायोमेडिकल वेस्ट यस। है ना, तो बायोमेडिकल वेस्ट, वो एक सिटी के बाहर करना जरूरी है, हाँ बिकॉज उसके अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं जो कि हार्मफुल हो सकते हैं किसी की हेल्थ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज है, वही मैं कह रहा हूं ना कि उससे क्या होगा कि भाई, अगर इन सब चीजों का वेस्ट डिस्पोजल सही नहीं होगा तो ये सब चीजें क्या करेंगी, और लोगों को क्या करेंगी, बीमार करना शुरू कर देंगी। हाँ हीरो, क्या सही कह रहे हो, स्प्रेड ऑफ सेवरल डिजीजेस हो जाएंगी, राइट? ऑल राइट। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब अगले क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल वही चीज क्या हो गई, सिंपल वही चीज जो हम लोग ने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ी थी और एमसीक्यूज पढ़े, सेम वही चीज फिर से रिपीट हो रही है। व्हाट इंपैक्ट डज वेस्ट एक्यूमुलेशन हैव ऑन द फॉलोइंग? क्वालिटी ऑफ एयर अराउंड अस, मतलब वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाएगा तो एयर कैसी हो जाएगी? कितना इजी क्वेश्चन, राइट? अगर वेस्ट एक्यूमुलेट होगा तो वाटर के ऊपर क्या होगा? मतलब इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा गया, ये पूछा गया था कि वेस्ट की वजह से वाटर पोल्यूशन कैसे होगा। अब क्वेश्चन पूछ लिया गया वेस्ट की वजह से वाटर के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा, उसकी क्वालिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मतलब सेम क्वेश्चन सेम आंसर बट लाइन बदल दी गई। समझ रहे हो? मतलब एक बार एक टॉपिक आपने पढ़ लिया तो ये समझ लो, मैं कह रहा हूं ना, इसलिए मैंने कहा था कि अगर आप लोग ने वो वीडियोस और पीडीएफ देख रखी हैं, अगर मान लो जैसे यूट्यूब पे हैं लोग जिनके पास वो फतेह बैच का सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो ठीक है, आप वन शॉट देख लोगे ना, अब वन शॉट में जितने पॉइंट्स हम लोग ने पढ़े हैं उसके बाद आप देखोगे आपको कोई भी पॉइंट नहीं छूटने वाला है। वो जो 100 की तैयारी, इसलिए वो पैक ही ऐसे हम लोग ने वो प्लेलिस्ट इसलिए ऐसे बनाई है कि आप जब 100 की तैयारी करने पे बैठे हो तो आपको क्या करोगे, ये आपको पूरी हेल्प करेगी कैसे कैसे भी करके आप 100 लेके आओ, राइट? चलो अब क्वेश्चन आता है, मेंशन 2 वेज इन व्हिच डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट इन एन ओपन एरिया कैन अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। ये क्वेश्चन बताओ जल्दी से अभिनंदन, इसका आंसर क्या होगा कि ओपन अगर डिकम्पोज, It will become a place for breeding of mosquitoes and vector-borne pathogens, हम्म, and also उसमें से हार्मफुल गैसेस निकलेगी जो एटमॉस्फेयर को इफेक्ट करेगी डायरेक्टली। सिंपल है ना? ऐसा सेम क्वेश्चन पिछले साल वाला क्वेश्चन था जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, वही क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन इस बार भी आ गया। ठीक है, तो मतलब समझ रहे हो कि क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं। सेग्रीगेशन वहां पे भी था, यहां पे भी देखो, व्हाई मस्ट सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट कैन बी डन बिफोर डिस्पोजल, सेम वही क्वेश्चन 1 नंबर का। मतलब क्वेश्चंस वही रिपीट होंगे, परेशान मत हो। ये मत सोचो कि भाई ज्योग्राफी की प्रिपरेशन नहीं हुई। अगर आपने एमसीक्यूज और वन शॉट निकाल दिया है, आपने वन शॉट पढ़ ली है, हमारे देख लिए बुक एक बार देख लिए, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको कभी भी ये लगेगा कि भाई 90 से नीचे तो नहीं आने वाले ज्योग्राफी में, राइट? फिर आता है क्या, गिव रीजन ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड इन द इंडस्ट्रियल एरिया। इसका आंसर बताओ एहसान, जल्दी से। क्यों ट्रीज को प्लांट किया जाता है इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास? Sir, like
trees help to reduce the heat, the greenhouse gases produced by the industry अच्छा, by releasing oxygen. ओके, ठीक। और Trees filter harmful हाँ, ये पॉइंट भी है। pollutants. हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 पॉइंट्स हो गए। एक पॉइंट क्या है, ट्रीज क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। क्या ट्रीज एब्जॉर्ब कर लेती हैं आपके पोल्यूटेंट्स को, हार्मफुल पोल्यूटेंट्स को भी एब्जॉर्ब कर लेंगी कौन, ट्रीज, राइट। अब आता है केमिकल फर्टिलाइजर मस्ट बी रिप्लेस बाय ऑर्गेनिक मैन्योर। कॉमन सेंस है, बहुत ही आसान है। केमिकल फर्टिलाइजर क्या करते हैं भाई, फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, बट सॉइल की एक तरीके से क्या करते हैं, रेट मार देते हैं एक तरीके से। क्या होता है सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल पोल्यूशन सॉइल पोल्यूशन, होता है उनसे। सॉइल पोल्यूशन होगा। प्लस एक और टर्म याद करना भाई, कोशिश करा करो जो टर्म जो चीजें तुमने पढ़ ली हैं वो यूज करो, ठीक है। अब तुमको पता है कि भाई कोई अगर ये करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे, तो उस केमिकल फर्टिलाइजर का बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन भी तो होगा, ये सर बायोमैग्निफिकेशन होगा, है ना। और तो वो इनडायरेक्टली फूड चेन को अफेक्ट करेगा। हाँ, तो वही चीज है ना, जो चीजें तुमने पढ़ी है तुमको लगता है यहाँ यूज हो सकती हैं, तो ये मत सोचना कि टीचर को क्या लगेगा कि यार ये क्या लिखा है। अगर तुम्हें लग रहा है ये यहाँ पे यूज हो सकता है तो बिल्कुल लगाओ, वो तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करवाएगा। हो सकता है अगला क्वेश्चन जो तुम्हारा थोड़ा सा कम हो, मगर उसने तुम्हारे ऊपर वाले क्वेश्चन में एक्स्ट्रा एफर्ट्स देख के उस क्वेश्चन में तुमको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई केमिकल फर्टिलाइजर में बायो मैग्निफिकेशन का यूज किया जा सकता है तो बिल्कुल करना। या कहीं पे कोई भी चीज है, अगर खाली ज्योग्राफी नहीं, हिस्ट्री हो गई, ठीक है, या कोई भी सब्जेक्ट है जहां तुम्हें लग रहा है कि रीसेंट एग्जांपल देने से, कोविड का एग्जांपल देने से फायदा मिल रहा है, बिल्कुल करो, ठीक। चलो, अब प्लास्टिक एंड पॉलिथीन मस्ट बी बैंड। क्यों बैन कर देनी चाहिए, तो बिकॉज वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है बस, और वो डिकम्पोज होते हैं तो टॉक्सिक सब्सटेंस गिवन आउट होते हैं, है ना। चलो, अब देखो, तो पोल्यूशन करते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखो, हाउ इज सेग्रीगेशन। ये तीसरी बार है, तीसरे साल का क्वेश्चन पेपर है और 3 साल में लगातार सेग्रीगेशन पूछा गया, ठीक है। और मेंशन एनी वन वे यू कैन रीयूज वेस्ट। रीयूज वेस्ट आप कैसे कर सकते हो, कांच की बोतल को फिर से रीयूज कर सकते हो, प्लास्टिक को रीयूज कर सकते हो, कपड़ों को रीयूज कर सकते हो, तो ठीक है, पेपर को कर सकते हैं पेपर को reuse। रीयूज कर सकते हो, ठीक है। वन बेनिफिट ऑफ कंपोस्टिंग, पिछली बार भी आया, इस बार भी आया, ठीक है। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट हेल्प, कैसे रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट हेल्प करेगी, कॉमन सेंस है। अगर आप रिसाइकल कर रहे हो चीजों को तो नए प्रोडक्ट्स और वैसे नहीं बनेंगे, उससे क्या होगा, नए प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे तो हमको उसका प्रेशर नहीं रहेगा कि आगे चल के ये भी पोल्यूशन करने वाला है। मान लो जैसे अगर हम कपड़ों को रिसाइकल कर रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक को रिसाइकल कर रहे हैं, या हम कांच को रिसाइकल कर रहे हैं, मिरर को रिसाइकल कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जैसे कांच की बॉटल है, कांच की बॉटल को हमने यूज किया, फिर उसको ब्रेक किया, फिर से रिसाइकल किया, फिर से बॉटल बनाई। तो कॉमन सेंस है ना, मार्केट में वही कांच बार बार यूज हो रहा है, बार बार यूज हो रहा है, तो नया कांच जो होगा वो मार्केट में नहीं आएगा। तो वही चीज है कि जो आप देखोगे कि अगर रिसाइकलिंग करोगे तो कॉमन सेंस है कि आप देख रहे हो, जैसे पेपर का आप एग्जांपल ले रहे हो, पेपर को आप क्या करो, जलाओ मत भाई, जलाने से कोई मतलब नहीं, आप उसको रीयूज करवा सकते हो, राइट। रिसाइकल करवा दोगे तो बहुत अच्छा, पेड़ नहीं कटेंगे हमारे। तो अगर एग्जांपल पूछा जाएगा तो पेपर का लिखना क्या, कि भाई पेपर को अगर हम रिसाइकल करते हैं तो रिसाइकल करने से क्या होगा, हमको नए पेपर की जरूरत कम पड़ेगी, तो उससे क्या होगा, जो पोल्यूशन है, जो हमारा डिफॉरेस्टेशन है, वो ज्यादा नहीं होगा, राइट। फिर आता है आपका क्या, मेंशन एनी वन इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट टू मैनेज वेस्ट। देखो फिर पिछली बार भी आया, इस बार भी आया, मतलब आप समझ रहे हो, क्वेश्चन जो होंगे वो रिपीट होंगे। और इसमें क्या, हाँ, स्वच्छ भारत बिल्कुल सही आंसर है हीरो। स्वच्छ भारत अभियान लिख सकते हो, जो आपके घर में आता है ना, गाड़ी आया, गाड़ी वाला आया घर से कपड़ा कचरा निकाल, हीरो व्हीकुलर एक्ट भी करा था गवर्नमेंट है ने। ना। तो ये है, ये बोल सकते हैं बायोमेडिकल, ओके, हीरो इज सेइंग बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट क्या है इसमें, किसका आंसर है, चलो पता नहीं किसका आंसर है भाई, बायोमेडिकल वेस्ट इसमें, राइट। तो ये सब चीजें क्या है, अब तुम लोगों ने 3 साल के क्वेश्चन पेपर देखे अभिनंदन और एहसान, ये देखा ना कि क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, है ना, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, सेम सेम से ही है। सेम से है ना। तो वही मैं कह रहा हूं भाई। और अगर तुम लोग के पास, वैसे तो हम लोग ने अभी 3 दिन में 12 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, आई थिंक 9 चैप्टर कंप्लीट किए, 9 नहीं, वेस्ट मैनेजमेंट 2 कर लिए, तो आई थिंक इट्स लाइक 3 3 6 एंड 8 4 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए। 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए, हमने 10 चैप्टर का क्या किया है, हम लोगों ने एमसीक्यूज भी देखे हैं और पीवाईक्यूज भी देखे हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि एमसीक्यूज पीवाईक्यूज सब आपस में लिंक भी हैं, और प्लस सब एक जैसे कॉमन क्वेश्चन है, जो पिछली बार आया वो इस बार भी आएगा, वही अगली बार भी आएगा। तो डरने का नहीं है, ठीक है। ये सोचो तुम लोग कि भाई डर जाएंगे और क्वेश्चंस नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ज्योग्राफी में तो मेरे को 100 चाहिए तुम सबसे, राइट। 100 आएंगे कि नहीं अपने, है ना एहसान, तो ट्राई करूंगा। अरे बिल्कुल नहीं, ट्राई और नहीं करना है भाई, मुझे 100 चाहिए, राइट। अंश गुप्ता इज सेइंग सर टोपोग्राफी करा दीजिए प्लीज। बच्चे एक बार आप हमारे प्लेलिस्ट में जाओ और उसमें देखो जाके, मेरी टोपोग्राफी की एक 1 शॉट वीडियो पढ़िए, 1 घंटा 20 मिनट की, आप उसको देखोगे, आपको हेल्प मिलेगी। नहीं मिलती है तो आप कमेंट करिएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक नया लाइव सेशन कर देंगे एग्जाम से पहले, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, फुल चैप्टर का रिविजन करवा देंगे, तो उसमें हेल्प मिल जाएगी। बाकी एक बार देखोगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी, मुझे जहां तक लगता है मैंने उसमें सफिशिएंट पढ़ा दिया है। टोपो शीट में एरिया निकालने के लिए आता है। टोपो शीट में एरिया निकालना तुमको प्रॉब्लम लग रही है क्या भाई, देखो सिंपल मैं बताता हूँ। टोपो शीट में हर बॉक्स का एरिया तुमको 1 पता है, राइट। जैसे ये ऐसे 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 बॉक्सेस हैं, ग्रिड्स हैं, राइट। और अगर इन्होंने बोल दिया ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है, ये 18 है, ये 19 है, ये 20 है, और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा 30, 31, 32, 33। इन्होंने बोल दिया कि 16 ईस्टिंग से लेके क्या कहते हैं 19 ईस्टिंग, 16 ईस्टिंग से 19 ईस्टिंग, और 31
नॉर्थिंग से 33 नॉर्थिंग के बीच का एरिया क्या है? तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस सिंपल क्या 16 मार्क करोगे, 16 से 19 मार्क करोगे। रुको पेन का कलर चेंज करता हूं, ठीक है। 16 मार्क करोगे, 19 मार्क करोगे, और कहां से कहां तक? 31 से 33, राइट? 31, राइट? 31, ये 31 है, तो इसको यहां पे मत मार्क करना है, एक सेकंड। अच्छा भाई, ठीक, ये है जैसे ये हो गया। और उसके बाद अब क्या करोगे, बस ये देखो 16 से 19 तक मार्क करना है, 16 से 19 और 31 से 33। 31 यहां से शुरू हो रहा है और 16 यहां से शुरू हो, यहां से मार्क करोगे और यहां से 19 पे जाना और 33, ठीक। इसके बीच में कितने बॉक्सेस हैं? सिंपल ये समझो कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्सेस हैं। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 8 स्क्वायर किलोमीटर। समझ गए? मतलब हर बॉक्स का एरिया क्या होगा? 1, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। 1 होगा क्या हो गया? सर, 1 होगा। अबे भाई हर 1 नहीं होगा आंसर, हर बॉक्स का आंसर एरिया 1 होता है। तो जितने बॉक्स होंगे उनको काउंट कर लो, वो 8 हो जाएगा। ऐसा 8 बोल रहे हैं, राइट? जितने बॉक्सेस होंगे दोनों, जितने भी ईस्टिंग नॉर्थिंग बोला जाएगा, उन सबके बीच में जितने भी बॉक्सेस होंगे बस उनको ऐड कर देना, वही होगा। समझ गए? ओके सर। ओके ओके। हीरो कह रहे हैं बोर्ड्स क्वेश्चन इरादे वही, सोच नहीं। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही पॉइंट है, यही चीज है। मतलब उनका क्वेश्चन पूछना वही है, बट क्या है, नए तरीके से पूछ लेते हैं। समझ गए? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कल एग्रीकल्चर के ऊपर डिस्कशन सर करें। एक और डाउट था हाँ बताओ। सर, जैसे एक टोपो शीट में एक ओपन स्क्रब का एरिया दे रखा है हाँ और उसमें ऑक्यूपेशन बताना है कि ओपन स्क्रब वाले लोगों का ऑक्यूपेशन क्या होगा। अच्छा ठीक है। ओपन स्क्रब किसके लिए फेमस है ये बताओ? कहाँ ओपन स्क्रब में तुम क्या करते हो? सर अनकल्टिवेबल लैंड होता है। अनकल्टिवेबल लैंड होता है। ओपन स्क्रब में ये याद रखना, ओपन स्क्रब में एक चीज क्या होगी, या तो वहां पे तुमको देखोगे ब्रिक किल्स दिख जाएंगी, कि वहां पे तुम देख रहे हो कि कैसे ईंटे के भट्टे, जिसको ब्रिक किल्स बोलते हैं, राइट, वो बना होगा, ठीक है। ब्रिक किल्स लिखा होगा, तो वहां पे तुम ये लिख सकते हो कि नॉन एग्रीकल्चरल आपका जितना भी वो होगा, क्या कहते हैं, बिजनेस, वो कर सकते हो, राइट। दूसरी चीज आप देखोगे ओपन स्क्रब लैंड, मतलब वो खराब एरिया, वहां पे एग्रीकल्चर तो कर ही नहीं सकते हो, तो एग्रीकल्चर का कोई एरिया ही नहीं होगा, कोई आंसर ही एग्रीकल्चर जैसा नहीं होगा। आंसर ऐसा ही होगा कि जितने भी आपके इंडस्ट्रियल वर्क होगा या ब्रिक किल्स होंगी, ये सब आप वहां पे क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो, राइट। यस सर। ओके, कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करते हैं, कल मिलते हैं, कल हम लोग क्या करेंगे, नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ओके। और बाकी आज वाले में हम लोग ने देखा कि इतने सारे क्वेश्चंस हो गए, और क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, तो प्लीज कभी भी डरना नहीं बोर्ड से क्वेश्चंस को लेके, राइट। बहुत आसान होगा, जैसे हीरो ने कहा कि राधे वही सोच नहीं, राइट, वही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चलो फिर चलते हैं, हाँ, बाय बाय।